ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, आप सभी का स्वास्थ्य बढ़िया होगा और तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। लॉजिकल के इस सेक्शन के अंदर नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो आपके पास में कथन और निष्कर्ष। ठीक है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में जो है सेक्शन हो जाता है, जिससे कि प्रश्न आपके पिछले सीजीएल के अंदर भी पूछे गए थे, सीएचएसएल के अंदर भी पूछे गए हैं, और इसके साथ ही एनटीपीसी का जो मेंस होता है, एएलपी का पेपर होता है, उन सब के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टीसीएस जितने भी मेंस कंडक्ट करवाता है उन सब के अंदर इन टॉपिक्स के सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ये सीक्वेंस हमने देखी है, आर्गुमेंट के क्वेश्चंस, अजम्पशंस के क्वेश्चंस, या आपके पास कंक्लूजन हो या कोर्स ऑफ एक्शन हो, ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। हम आपसी वार्तालाप के दौरान किस तरह के शब्दों का, किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उनसे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी से भी बात करते हो, कोई बात सुनते हो, अखबार में कोई बात सुनते हो, या कहीं लिखा हुआ कुछ देखते हो, ठीक है, या फिर आप टीवी के अंदर कुछ देखते हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो दुनिया की कोई भी चीज है, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो या फिर कोई एडवर्टीजमेंट या फिर एंटरटेनमेंट कुछ भी अगर आप देखते हो, तो उस चीज को सुन करके और उसको देख करके आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हो। कैसे निष्कर्ष आप निकाल सकते हो, कैसे निष्कर्ष निकालना सही है और कैसे निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, किस तरह के निष्कर्ष आपको निकालने चाहिए कोई भी एडवर्टीजमेंट को देख के, या टीवी को देख के, या न्यूज को पढ़ के, या फिर किसी और चीज आर्टिकल को देख के, पैसेज को पढ़ के, या बुक्स को पढ़ के, या किसी की बात सुन करके, वो निष्कर्ष आपके पास में कैसे होने चाहिए, किस तरह के निष्कर्ष को सही माना जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। अच्छा, इन टॉपिक्स को अगर आप दैनिक दिनचर्या में अपने रूटीन के अंदर ढाल लोगे तो वो बहुत बेहतर आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके जीवन को सार्थक बनाने, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए सारे जो गुण आपके अंदर होने चाहिए, मतलब कोई भी बात को आप समझ रहे हो, किस लेवल की समझ आपके अंदर है, कैसा आप निष्कर्ष निकाल रहे हो। क्योंकि मान लो अगर किसी ने कुछ कहा, आप उस बात को समझ ही नहीं पाए, तो आपने गलत निष्कर्ष निकाल लिया उससे। ठीक है, जबकि सामने वाला कुछ और कहना चाहता था, तो आप गलत निष्कर्ष निकाल लिए, उसकी वजह से आगे आप जो कोर्स ऑफ एक्शन आपके होंगे, जो भी आप निर्णय आगे लेने वाले हो, या फिर आगे आपके किस तरह के वर्ताव रहने वाले हैं, वो आप गलत उस बात को समझ नहीं पाए और आपके निर्णय उसकी वजह से क्या हो गए, गलत हो गए। जबकि अगर आप किसी बात को पूरी तरह समझ रहे हो, उसके निष्कर्ष को वहां से भांप पा रहे हो, ठीक है, तो आप डिसीजन जो है आगे अपने सही लोगे। तो ये इस तरह का टॉपिक आपके पास में है। इसमें हम लोग गोल्डन रूल्स देखेंगे कि यहाँ पर कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हो तो क्वेश्चंस में आप अच्छा करते हुए चलोगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले हमारे पास में कंक्लूजन का मतलब क्या होता है। कंक्लूजन एक फैक्ट है दैट कैन ट्रूली बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट और पैसेज। जो भी आपको कथन या पैसेज दे रखा है, या आपके पास में कई बार सिचुएशन लिखा हुआ आ जाता है, तो उससे जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हो, सिचुएशन है, स्टेटमेंट है, पैसेज है, ठीक है, तो इन सब को पढ़ के और इनसे जो कंक्लूजन निकाला जाता है, ये वास्तव में क्या है, एक फैक्ट है आपके पास में, एक सत्य है जो कि निहित है आपके स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में, सिचुएशन है तो सिचुएशन में, पैसेज है तो पैसेज के अंदर। इट कैन it is an opinion or decision that is inferred from the period of thought and research on same fact or sentence stated by someone। ठीक है, तो जो फैक्ट या जो स्टेट या फिर जो बात कही गई है कथन के अंदर, उन्हीं के आधार पे निकाला हुआ निष्कर्ष होता है। ये कथन से अलग नहीं होता, कथन से रिलेटेड होता है। कथन में ही जो बात कही गई है उसको दूसरे शब्दों में रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन इसका जो सेंस है वो पूरा का पूरा कथन के अंदर निहित है हमारे पास में। ठीक है, तो एक ऐसा तथ्य ये हमारे पास में हो जाता है जो सीधा सीधा कथन के अंदर है, कथन की सामग्री जो है, कथन के अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर ये निहित आपके पास में होता है। आपको जो है यहाँ पे क्या करना होता है क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट। आपको अच्छे से एनालाइज करना होता है स्टेटमेंट को, उसको समझना होता है। ठीक है, उसको 2 से 3 बार पढ़ो, उसको एनालाइज करो और अंडरस्टैंड देयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंप्लीकेशंस। उससे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन निकल रहे हैं, मतलब जो भी बात है उससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब जो समझ पा रहे हो, ठीक है, उसको देखो और देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन फॉलोस लॉजिकली। और उसके बाद में ये देखो कि नीचे जो निष्कर्ष आप लोगों से पूछे गए हैं उनमें से कौन कौन सा तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। ठीक है, देखें, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके पास में है,
किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए दी गई जानकारी के बारे में ही सोचें, इसका उपयोग करने और कुछ और मानने या बाहर से कोई अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं कहता हूं, जैसा मैं हर टॉपिक के अंदर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको बताता हुआ चलूंगा, ये जो पॉइंट है कि कुल मिला के आप निष्कर्ष की बात करो या आप परिकल्पना, कल्पना, अवधारणा, पूर्व धारणा या आपके पास में तर्क की बात करोगे, तो कथन के साथ में आपको कुछ भी दिया जाता है उसका सीधा संबंध कथन से होना चाहिए, कथन से रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद ही हम जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ भी और मानने की और बाहर से कोई अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं होती। आपकी नॉलेज, आपके अनुभव से आपको जो पता है उसको जेब में रहने दो, उसको बाहर मत निकालो। जो जानकारी आपको कथन में दी गई है उसी से आपको निष्कर्ष चेक करना होता है। इट इज इंडेफिनेट वर्ड्स। देखो, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेटली किसी निष्कर्ष को गलत बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो अजम्पशन में देखते हो और आर्ग्यूमेंट के अंदर देखते हो, कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर देखोगे। यहां आपके पास में है ऑल, ऑलवेज, एट लीस्ट, ओनली, एग्जैक्टली। ये ऐसे वर्ड हैं आपके पास, ऐसे शब्द हैं जिनको देखते ही आपको सतर्क हो जाना है। ये शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं, देन सच वर्ड्स मेक दी कंक्लूजन इनवैलिड और एम्बिग्युअस। अवैध बना देते हैं, एम्बिग्युअस अस्पष्ट उसको बना देते हैं अगर ये शब्द उसके अंदर आते हैं किसी भी निष्कर्ष के अंदर। इफ द कंक्लूजन इज प्रोवाइडेड विथ ए स्टार्टेड एग्जांपल देन द कंक्लूजन इज इनवैलिड। अगर कोई स्टेटेड एग्जाम्पल जो है उसके आधार पे कोई कंक्लूजन लाया जा रहा है किसी एग्जाम्पल के आधार पे, तो ये आपका इनवैलिड होता है। किसी निष्कर्ष किसी बताए गए उदाहरण के साथ प्रोवाइड किया गया है तो निष्कर्ष अमान्य है। देखिए, कथन और निष्कर्ष पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आमतौर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीधा आ जाते हैं टाइप के ऊपर। पहला जो टाइप आपके पास में होता है कि एक कथन और दो निष्कर्ष आपको दे रखे। क्या दे रखा है? एक कथन दिया गया, दो निष्कर्ष दे रखा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं और लास्ट टाइम भी आप लोगों के जो है सीजीएल, सीएचएसएल, एएलपी और इन सबके मेंस के अंदर इसके सवाल देखने को मिले थे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में हमारे पास एक कथन और दो निष्कर्ष होते हैं। हमें विश्लेषण करना होगा कि कौन से निष्कर्ष कथन का समर्थन करते हैं। देखिए, हमारे पास में है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया जिसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां आपको जो विकल्प देखने को मिलते हैं, सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, कथन दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आपके पास में जो है कंक्लूजन्स होते हैं और स्टैंडर्ड तौर पे आपको फर्स्ट और सेकंड दो कंक्लूजन दिए जाते हैं। आपको चेक करना होता है कि कथन से दोनों कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं क्या। अगर केवल एक निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो आप इस विकल्प पे टिक करोगे, केवल दूसरा है फॉलो कर रहा है, पहला नहीं कर रहा, तो आप ये टिक करोगे। दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं हो सकते लेकिन दोनों में से कोई एक निश्चित रूप से सही होगा तो आप सी लगाते हो। और इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, दोनों में से कोई सा फॉलो नहीं कर रहा तो आप ये विकल्प लगाते हो। और दोनों फॉलो कर रहे हैं तो आप बोथ कंक्लूजन फॉलोस वाला विकल्प लगाते हैं। ये विकल्प आपके पास में यहां पर हो जाते हैं। चले, अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे और जिन रूल्स की हमने बात करी है इन रूल्स को रिलेट करते हुए चलेंगे। ये सेब इतने महंगे हैं कि खराब नहीं हो सकते। These apples are too expensive to be bad। ठीक है, टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। ये इतने ज्यादा महंगे हैं और ये महंगे बिक रहे हैं इसलिए खराब नहीं होंगे। ये शब्द कहा गया है एग्जाम्पल के अंदर और फिर इसके बाद में इससे जो है दो निष्कर्ष आप लोगों के सामने यहाँ पर रखे गए हैं। क्या किया गया है? दो निष्कर्ष आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं कि जब सेब की आपूर्ति कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है, और विक्रय मूल्य जितना अधिक होगा वस्तु की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। इनमें से कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो कि डायरेक्टली आप निकाल सकते हो? कथन में जो बात कही गई है उसको समझो। ये बोल रहा है कि जब चीज इतनी ज्यादा महंगी है, आपने देखा सेब कोई दे रहा है 1000 रुपए किलो और फिर आप वहां पे खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि वो सेब जो है वो खराब होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो चीज आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि आपने कहा यार 1000 रुपए किलो बेच रहा है तो खराब थोड़ी ना बेचेगा। क्या आया आपके दिमाग में कि 1000 रुपए किलो अगर वो बेच रहा है तो खराब थोड़ी ना उसको बेचेगा। ये दिमाग में जो है बात आ गई और ये बात आपने यहाँ रिलेट करी। जब सेब की आपूर्ति कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती है। आपूर्ति की बात करी है इसने, महंगे होने की बात करी है यहाँ पर केवल कि खराब नहीं हो सकते। तो ये बात हमारे पास में जो है
निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ये आपूर्ति की बात करी नहीं इसने। विक्रय मूल्य जितना अधिक होगा वस्तु की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। ठीक है, अब इसको तो हमें निष्कर्ष यहां निकालना पड़ेगा। अगर आप किसी से सुनते हो अरे यार ये इतना महंगा बेच रहा है, खराब नहीं हो सकता, तो उससे आपने क्या निकाला कि कोई महंगा तभी बेचता है जब चीज अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, तो उसको महंगा बेचा जाता है। तो ये वाला निष्कर्ष जो है वो यहां से निकाला जा सकता है। कथन को पूरी तरह सत्य मानो, कथन को आपको जो है बिल्कुल पूरी तरीके से क्या मानना होता है, सत्य वहां पर मानना होता है। और कथन को सत्य मान के ही आगे आपको जो है क्वेश्चन को चेक करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में। आगे आ जाओ। दहेज के लिए दुल्हन को जलाने के मामले असामान्य नहीं है। केसेस ऑफ ब्राइड बर्निंग फॉर डॉरी आर नॉट अनकॉमन। ठीक है, क्या कहा गया है कि दहेज के लिए दुल्हन को जलाने के मामले असामान्य नहीं है। ठीक है, असामान्य नहीं है मतलब सामान्य है। The higher the selling price, the superior is the quality of commodity. यहां देखो सुपीरियर शब्द आया है और ये सुपीरियर शब्द अपन ने पहले मार्क किया था। भाई सुपीरियर अपने आप को बताना वैसे नहीं, सुपीरियर यहाँ पे सेंस है उसकी गुणवत्ता के बेहतर होने का, और ये यहाँ पे डायरेक्टली निकाल रहा है सवाल के सेंस के साथ में, तो ये सही होगा यहाँ पे आकाश। नेक्स्ट देखिए, दहेज के लिए दुल्हन को जलाने के मामले असामान्य नहीं है। तो यहां दे रखा है दहेज विरोधी कानूनों के बावजूद यह कुप्रथा जारी है, संबंधित पक्ष को दी गई सजा पर्याप्त नहीं है। तो दहेज विरोधी कानूनों के बावजूद यह कुप्रथा जारी है। यहाँ देखो दहेज के लिए दुल्हन को जलाने के मामले असामान्य नहीं है, ये पूरी तरह सत्य है, इसके ऊपर सवाल नहीं उठाना। अब इससे कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कितने निष्कर्ष जो है वो आपके पास में निहित हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये हमारे पास में। ठीक है, संबंधित पक्ष को दी गई सजा पर्याप्त नहीं है। द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन द पार्टी कंसर्न्ड इज नॉट सफिशिएंट। देखो असामान्य नहीं है मतलब कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि ये जो कुप्रथा है वो दहेज विरोधी कानूनों के बावजूद भी यह कुप्रथा जारी है। ठीक है, जारी नहीं होती तो यहाँ पे नहीं कहा जाता असामान्य नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट अनकॉमन यानी कि कॉमन है। नॉट अनकॉमन का मतलब क्या हो गया, ये कॉमन है, सामान्य है, अब भी ये चीजें हो रही है, मतलब अब भी दहेज विरोधी कानून आ चुके हैं, तब भी ये इल प्रैक्टिस जो है वो अपनाई जा रही है। नेक्स्ट आओ, संबंधित पक्ष को दी गई सजा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, संबंधित पक्ष को दी गई सजा पर्याप्त नहीं है। देखो सजा के पर्याप्त और अपर्याप्त होने के बारे में हम नहीं कह सकते। सजा कितनी भी टिपिकल क्यों नहीं कर दी जाए, तब भी कुछ कुप्रथाएं, कुप्रथाएं शब्द किसके लिए आता है, ऐसी प्रथाएं जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, समाज के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली वो प्रैक्टिस के अंदर है। ठीक है, और बार बार ऐसी प्रथाएं जो है वो दोहराई जा रही हैं, तो ये हमारे पास में सही यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हो पहला जो है वो हमारे पास में सही है कि जो कुप्रथा है वो जारी है बहुत लंबे समय से, और दूसरा है संबंधित पक्ष को दी गई सजा के बारे में इसने कहा है कि दी गई सजा जो है वो पर्याप्त यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आएंगे अगला, इनको समझते हुए चलो, इनको माइंड में घुमाते हुए चलो, इन चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए चलो। केवल अच्छे आदमी ही समय पर मरते हैं। ध्यान से पढ़ो क्या दिया है स्टेटमेंट, ओनली गुड मैन डाई ऑन टाइम। केवल अच्छे आदमी ही समय पे मरते हैं, बाकी कुछ समय मरते हैं मतलब। देखो और क्या दे रखा है इसने, केवल शब्द दे रखा है, केवल, तो हमको मानना पड़ेगा अच्छे आदमी समय पे मरते हैं, और अच्छे आदमी के अलावा बाकी लोग समय पे नहीं मरते, ये दे रखा है आपको। अगला पढ़े, कोई भी अच्छे लोग बूढ़े होने तक जीवित नहीं रहते। बूढ़ा होने तक जीवित रहने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो अच्छे और बुरे की बात करें तो यहाँ पे अच्छे आदमियों के बारे में बोला है इसने कि केवल अच्छे आदमी ही समय पर मरते हैं, मैन डाई ऑन टाइम।
तो कोई भी अच्छे लोग बूढ़े होने तक जीवित नहीं रहते, ये बात कही गई है। अब यहाँ समय की बात कर रहे हैं, लेकिन समय कौन सा है, पूरी तरह जीने का है या पूरी तरह जीने का नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। कोई भी अच्छे लोग बूढ़े होने तक जीवित तो नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अच्छा आदमी अगर जीवित है और अच्छा आदमी जो है वो समय पर नहीं मरते हैं, मतलब जो भी समय डिसाइड कर रखा है उनके लिए, ठीक है, जो भी समय जो है इनके लिए डिसाइड कर रखा है, उस समय की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उस समय क्या डिसाइड किया क्या इसने, समय के बारे में बताया क्या हमको, कि समय के बारे में नहीं बताया सर, समय हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास गलत होगा। ये समय कौन सा है अच्छा समय, मतलब वो जितना भी उसके लिए समय लिखा गया है, कहने की बातें हैं वो तक हो, बूढ़ा या जवान का समय नहीं दे रखा। बूढ़ा होने तक जीवित रहने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास में, ठीक है। भाई अच्छे आदमी के लिए कहा कि वो समय तक जीवित रहता है, बुरा हो सकता है समय से ज्यादा जी जाए, समय के बराबर जी जाए, समय से कम जी जाए, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम यहाँ पे कुछ कह भी नहीं सकते इसके बारे में। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में एक से अधिक कथन और 2 3 4 निष्कर्ष, यानी कि एक से ज्यादा कथन आपको दिए गए हैं और एक से ज्यादा ही निष्कर्ष आपके पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कथनों और निष्कर्षों को, कथनों को भी आपस में इंटररिलेट करके फिर आपको चेक करना होता है, ठीक है। देखिए यहां देखो हमारे पास में ऑप्शंस की अगर बात करें हम लोग तो अगर 2 निष्कर्ष है तो 2 निष्कर्ष का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ऑप्शन का, ठीक है। सवाल पे आए, कथन 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट था हमारे पास में। और यहां देखा जाए तो मिस्टर गोपाल इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सेकंड है, ठीक है। 2 कथन दे दिए, पहला बोलता है कि 60% लोग हड़ताल पे चले गए और गौरव है जो कि सरकारी कर्मचारी है। अब इससे निष्कर्ष निकालें ये कि मिस्टर गोपाल वेंट ऑन स्ट्राइक, मिस्टर गोपाल जो है हड़ताल पे चला गया। दूसरा बोलता है मिस्टर गोपाल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी स्ट्राइक, ठीक है। अब देखो हम भविष्यवाणी तो करने से रहे यहाँ पर, भविष्यवाणी ना आप कंक्लूजन में करोगे, ना अजम्पशन में करोगे, ना आर्गुमेंट में करोगे, ना कोर्स ऑफ एक्शन में करोगे। तो हमने कहा भैया हमें नहीं पता गया कि नहीं गया, इसने कहा, हमने कहा हमें नहीं पता गया कि नहीं गया, लेकिन आप एक चीज जानते हो, या तो गोपाल स्ट्राइक पे गया होगा या नहीं गया होगा, तीसरी स्थिति नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि इन दोनों में हम क्या लगाएंगे कि आइदर और की सिचुएशन बनेगी सर हमारे पास में, क्या बनेगा, आइदर और जो है उसकी सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास में बनेगी। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, वकील गोरी लड़कियों से ही शादी करते हैं और शोभा बहुत गोरी है, ये पहला है हमारे पास में। यहां दूसरा हमारे पास कथन है, 2 कथन दे दिए। पहला है कि वकील गोरी लड़कियों से ही शादी करते हैं, ओनली फेयर गर्ल, तो आपको मानना पड़ेगा कि वकील गिन चुन के गोरी लड़कियां ढूंढ ढूंढ के उनसे शादी करते हैं, ठीक है। कि सारे वकीलों के गोरी बीबियां होंगी, इसका मतलब ये हुआ। अब दूसरा है शोभा इज वेरी फेयर, शोभा बहुत गोरी है, ठीक है, गोरी नहीं अति गोरी बोला गया उसको, ठीक है। अब निष्कर्ष पे आ जाओ, शोभा इज मैरिड टू ए लॉयर, ठीक है। देखो भाई, वकील गोरी लड़की से शादी करता है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया हर गोरी लड़की वकील से शादी कर रही है, ठीक है। वकीलों के पास, सबके पास गोरी बीबियां होंगी, हो सकता है वकीलों के अलावा और भी लोग हैं जिनकी गोरी वाइफ है, गोरी लड़कियों से उन्होंने शादी करी है, ठीक है। तो वकील तो करेगा ही, वकील के अलावा और भी लोग होंगे जिनकी गोरी वाइफ होगी। इसने कहा शोभा की शादी वकील से ही हुई है, जरूरी थोड़ी है, या तो वकील से हुई होगी या नहीं हुई होगी, तो ये हम डायरेक्टली बोलेंगे, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगला पढ़ो, शोभा इज नॉट मैरिड टू ए लॉयर, ये भी हम नहीं कह सकते, हमें थोड़ी सपना थोड़ी आ रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि इन दोनों में से एक चीज होगी, या तो शोभा वकील से शादी करेगी या शोभा वकील से शादी नहीं करेगी। तो ये हमारे पास आइदर और यहां पर होगा, सी विकल्प था आई थिंक ये पहले। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में, अमित और सुभाष मित्र हैं, सुभाष सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, अमित के कई दुश्मन है, राहुल और अमित एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यहां देखो, एक तो तरीका था कि अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग दे दिया, एक साथ ही काफी सारे स्टेटमेंट दे दिया, क्या कर दिया, एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट आपको दे दिए जाए, स्टेटमेंट। इसके लिए कई बार ये शब्द भी यूज किया जाता है कि एक सिचुएशन आपको दे दी जाए, परिस्थिति आपको दे दी जाए, ठीक है, सिचुएशन टाइप से आपको दे दिया। अमित और सुभाष मित्र हैं, सुभाष सभी से मित्रता पूर्ण व्यवहार रखता है, अमित के कई दुश्मन हैं, राहुल और अमित एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है, राहुल और अमित एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ध्यान से देखो, 2 लोग हैं, अमित
और सुभाष, और दोनों क्या हैं? मित्र हैं। अब ये तो सबके साथ मित्रतापूर्ण है, सबके साथ मित्रतापूर्ण रहता है, लेकिन ये इसके कई दुश्मन, इसके क्या हैं? कई दुश्मन यहां पर। अब इसने आगे कहा कि अमित के कई दुश्मन है, राहुल और अमित एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये राहुल का दुश्मन है। किसका दुश्मन है? राहुल का दुश्मन है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष है, अमित, राहुल और सौरभ फॉर्म ए क्लिक। एक गुट से अमित, राहुल और सुभाष है। ठीक, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमित, राहुल और सुभाष हमारे पास में एक ग्रुप में होंगे? तो ये निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते। जब ये दोनों दुश्मन है तो ये कैसे एक क्लिक यानी कि एक ग्रुप बना सकते हैं? अगला, राहुल एंड सुभाष आर फ्रेंड्स। राहुल और सुभाष फ्रेंड है, तो राहुल और सुभाष फ्रेंड है, ये तो हमें कहीं दे नहीं रखा। सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार है, किसका? सुभाष का। ठीक है, लेकिन इनमें दोस्ती हो ये जरूरी नहीं है, एक दूसरे को जानते हो नहीं कह सकते। अमित एंड राहुल आर बोथ फ्रेंड्स ऑफ सुभाष। अमित और राहुल जो है वो सुभाष के फ्रेंड है। द कंक्लूजन करेक्टली ड्रॉन इज, सही ढंग से निकाला गया निष्कर्ष आपके पास में कौन सा होगा? ठीक है, देखो सुभाष के बारे में एक चीज कही थी इन्होंने, क्या बात कही है? कि सुभाष से सभी लोगों के साथ में कैसा व्यवहार रखता है? मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है। कैसा व्यवहार रखता है? फ्रेंडशिप नेचर है उसका। सुभाष इज फ्रेंडली विथ ऑल, सबके साथ में, विद ऑल दे दिया यहाँ पे, सबके साथ में फ्रेंडली है। अब सब में सारे लोग आ गए, उसमें सुभाष भी आ गया, अमित भी आ गया, राहुल भी आ गया। ठीक है, देखो राहुल और सुभाष फ्रेंड है। अगर ये सबका फ्रेंड है सुभाष, तो राहुल और सुभाष भी फ्रेंड होंगे। सुभाष इज फ्रेंडली विद अमित फ्रेंड, अमित के दोस्तों का भी फ्रेंड होगा। और अमित एंड राहुल आर बोथ फ्रेंड्स ऑफ सुभाष, दोनों जो हैं वो फ्रेंड होंगे। इन तीनों को सही मानना पड़ेगा, इन तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा? सही लेना पड़ेगा। ठीक है, सवाल की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सवाल बोलता है कि सुभाष सभी से क्या है? अच्छा है, सभी उसके दोस्त हैं। तो हमने तो मान लिया सुभाष के लिए तो सारे दोस्त हैं, और सारे दोस्त हैं तो अमित का भी दोस्त होगा, राहुल का भी होगा, राहुल के दोस्तों का भी दोस्त होगा, अमित के दोस्तों का भी दोस्त होगा। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए शॉर्टकट, एक दृष्टिकोण, एक हमारे पास में जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, वो हमारे पास में इन क्वेश्चंस के लिए क्या होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एक थॉट प्रोसेस जो है हमारे पास में क्या होना चाहिए। 4 गोल्डन रूल्स के पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट वही हैं जो अब तक मैंने मेंशन किया आप लोगों से। ठीक है, वापस से एक नजर इनके ऊपर। पहला है कंक्लूजन मस्ट बी कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट। सीधी सी बात है, पहली बात, निष्कर्ष हो या हमारे पास में अवधारणा हो, पूर्व धारणा हो, या हमारे पास में जो है कार्यवाही हो, ये सब के सब कथन से संबंधित होने चाहिए। यदि संदर्भ से बाहर है तो इसका पालन नहीं होता है। अगला, द कंक्लूजन मस्ट सपोर्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। कंक्लूजन के अंदर, निष्कर्ष के अंदर कथन को सपोर्ट करने वाला जो है कथन को जरूर उसे सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, कथन से ही वो आया है, और कथन की कोई ना कोई चीज उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए जिससे वो निष्कर्ष निकाला गया है। ठीक है, द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रूली इन्फर्ड। ट्रूली इन्फर्ड का मतलब है कि वास्तविक तौर पे वो निकला हो, किससे निकला है? कथन से ही निकला है कंक्लूजन वहां पे। इफ देयर इज सम डाउट देन इट मे और मे नॉट बी करेक्ट और ट्रूली इन्फर्ड। ठीक है, अगर डाउट है आप लोगों को, ठीक है, कोई भी डाउट है कि ये कथन से निकला है या नहीं निकला है, जैसे हमने वो देखे आइदर और वाले क्वेश्चन सभी इससे पहले, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे कि फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों सिचुएशन हो सकती है। द कंक्लूजन मस्ट नॉट रिपीट और रिफ्रेज द स्टेटमेंट। कंक्लूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि निष्कर्ष में उठा के सीधा सीधा कथन की बात कह दी गई है। ए बाजार गया और नीचे लिख दिया ए बाजार गया, कुछ नहीं बदला। ठीक है, तो आप सीधे सीधे उठा के निष्कर्ष में वही चीज नहीं पूछ सकते जो कथन के अंदर है, कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हो गया कि हो सकता है कि ए बाजार में सब्जी खरीदने गया है, ये निष्कर्ष हो, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये निकाला जा सकता है, कथन से थोड़ा बहुत अलग है। नेक्स्ट टाइम, अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे वो एग्जांपल क्वेश्चंस थे, जो रूल्स के पॉइंट हैं उनको हमने डिस्कस किया, और इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए वन बाय वन क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला सवाल है, भारत में महिला संगठनों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार नियम 1946 में संशोधन का स्वागत किया है। ठीक है, क्या कहा है इसने? भारत में महिला संगठनों ने
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार नियम 1946 में संशोधन का क्या किया है, स्वागत किया है। ठीक है, क्या किया गया है भारत में महिला संगठनों ने, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार नियम है कोई 1946 का, और इसमें कुछ संशोधन का मतलब होता है कि इसमें परिवर्तन, बदलाव, इसमें क्या किया गया, बदलाव, यानी कि पहले हो सकता है ये कानून सही नहीं था और अब ये कानून क्या हो गया, सही हो गया। और इस कानून को महिलाओं ने बोला है कि बहुत अच्छा ये बदलाव इसके अंदर हुआ है। अब देखो, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस इज मोर प्रीवेलेंट इन इंडिया एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बाकी जो देश हैं उनकी तुलना में भारत में यौन उत्पीड़न अन्य देशों की तुलना में ज्यादा होता है। देखो, ये चीज यहाँ पे नहीं होगी, क्यों, अन्य देशों से तुलना करके फिर हम लोगों से निष्कर्ष की बात कर रखी है, क्या हमें इसने बताया अन्य देशों के बारे में, नहीं बता रखा, अन्य देशों के मेंशन नहीं किया इसने, तो ये हमारे पास में गलत निष्कर्ष होगा, यहां से नहीं निकाल सकते। अगला, मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विल स्टॉप रिक्रूटिंग वेमेन टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, ये फिर गलत हो गया, नेगेटिव सेंस में चला गया कि औरतों के कानून बढ़ गए तो बहुत सारे लोग जो हैं औरतों को काम पे नहीं रखेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास में निष्कर्ष यहां से नहीं निकाला जा सकता। औरतें सुरक्षित होंगी तो वो काम ज्यादा करेंगी, उनको लोग जो हैं घर से इजाजत देंगे बाहर काम करने के लिए, क्योंकि उनके लिए कानून अच्छे हो गए, तो इससे तो रोजगार और लोगों कंपनियों के अंदर औरतें जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। तो नाइदर नॉर यहां पर होगा। आगे चलो, अगला हमारे पास में, निर्माण कार्यों का निष्पादित करने में अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ठीक है, केवल अनुभवी ठेकेदारों से ही निविदाएं आमंत्रित की जाती। देखिए, यहां हमारे पास में एक शब्द आ गया ओनली, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, यह आ गया ओनली आपके पास में, जो तुरंत आपको देखते ही पकड़ना होता है। यहां देखिए, इसने बोला सील्ड टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सपीरियंस्ड इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब्स। कंस्ट्रक्शन जॉब करवाने के लिए जो सील्ड टेंडर है वो इनवाइट किए गए हैं कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर से, कॉम्पिटेंट यानी कि जो सक्षम है और उस काम को, उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, उनसे क्या है, सील टेंडर्स इन्होंने इनवाइट किए हैं कि जो जो इंटरेस्टेड है वो आ जाओ भैया। ठीक है, तो टेंडर्स आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसने बात करी है कॉम्पिटेंट की, कॉम्पिटेंट मतलब अनुभवी, सक्षम, सक्षम शब्द इसके लिए होता है, सक्षम यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो करने लायक तो हो ठेकेदार। पता चला आपको बनवानी है बिल्डिंग और आप लिया है एक नॉर्मल डंडा बनवाने वाले ठेकेदार को, तो उससे नहीं बैठेगा ना, जिसने पहले बिल्डिंग बना रखी है, बिल्डिंग बनाने का अनुभव है, उसकी स्टडीज उसके पास में, ऐसे इंजीनियर उसके पास में, तो वो बना पाएगा। निर्माण कार्यों के लिए सक्षम निविदाकारों को ढूंढना कठिन है। ठीक है, अब देखो कठिन है या नहीं है इसकी तो इसने बात नहीं करी, इन्होंने तो सीधा सा ये कहा है कि जो सक्षम ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब को करने में एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, ऐसे लोगों से इनविटेशन लिया गया है, उनको न्योता दिया गया है कि आप आ जाओ, ये ठेका है, अब जो अच्छे कम से कम में करेगा या फिर जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जाएगा। तो यहाँ केवल अनुभवी ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जा रही है, तो ये बात तो इसने दे रखी है। ठीक है, ये बात तो इसने दी हुई है, इसके अंदर दे रखी है आपको। यहाँ पे देखो आपको केवल शब्द दिया गया, और केवल शब्द हमेशा कंफ्यूज करता है कि ये हमारे पास में जो यहाँ पे निष्कर्ष है वो सही होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा सोच में आपको डालता है। तो यहां हम लोग क्या कहेंगे, देखो ठीक है, पहला पॉइंट था हमारे पास में कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कॉम्पिटेंट टेंडर्स ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, निर्माण कार्यों के लिए सक्षम निवेदकारों को ढूंढना कठिन है। तो क्या कहें यहाँ पे, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ फॉलो कर रहा है या फिर ओनली सेकंड आपके पास में फॉलो यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं निर्माण कार्यों के लिए सक्षम निवेदकारों को ढूंढना कठिन है, ये चीज हमारे पास कथन में नहीं दे रखी, कठिन है या फिर नहीं है, उन्होंने बस सक्षम को बुलाया। और इसके साथ में हमको सही करना पड़ेगा, इसको क्यों करना पड़ेगा, यहां ओनली शब्द आपको दे रखा है। अब ओनली से आपको एक सेंस तो ये मिलता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बना देता है, लेकिन अगर ये चीज यहीं दे रखी है
कि इन्होंने बोल दिया कि निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिए अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई। तो ओनली अनुभवी को बुलाया, बात सही है, वही तो बोल रहा है जो हमारे पास में ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में फर्स्ट जो है वो फॉलो होगा। सर फाइंड करना डिफिकल्ट है, जब ही तो निविदाएं मांगी है। नहीं, सील टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग। नहीं, इनविटेशन देखो, सील टेंडर्स मांगे गए हैं उनसे, ठीक है, तो इसका मतलब मिलना मुश्किल है, ये जरूरी नहीं है ना, अनुभवी कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, हर बड़े बड़े टेंडर्स को देने के लिए एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को ही दिया जाता है। ठीक है, और जो यहाँ कहा गया है उसी से तो निकल रहा है पहला हमारे पास में निष्कर्ष, यहाँ पे कोई अलग चीज से थोड़ी निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सही होगा। सेकंड के बारे में कठिन है ये हमें नहीं पता है, वो सील टेंडर मांगे या कैसे भी टेंडर मांगे आप लोगों से। ठीक है, तो ये बोलना कि कठिन है, मुश्किल है, ऐसा कुछ मेंशन हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं किया गया। नेक्स्ट आएंगे, ये थर्ड है हमारे पास, प्रबंधक ने अपने सहकर्मियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। ठीक है, जो प्रबंधक है उन्होंने सहकर्मी यानी कि जो कलीग्स हैं उनकी उपस्थिति में कोई सचिन है, उस सचिन को क्या किया, अपमानित वहां पर किया है। यहां बताइए क्या आंसर आपके पास में होगा। कि मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ इट्स कलीग्स। देखो, सचिन को अपमानित किया तो इसके लिए क्या निष्कर्ष यहां से निकल सकता है, मैनेजर को पसंद नहीं था, नहीं, कुछ और कारण भी हो सकता है, हमें यहाँ पे श्योर नहीं है इस चीज के लिए। सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ हिज कलीग्स, ठीक है, कलीग्स साथ पॉपुलर नहीं था। देखो, ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर नहीं दे रखी, ह्यूमिलेट होने का रीजन क्या है वो हमको नहीं पता है, ये गैस करके यहाँ पर दे रखे हैं, तो ऐसे निष्कर्ष हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि नाइदर नॉर की सिचुएशन हमारे पास बनेगी। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए, XYZ मेडिकल कॉलेज ने एक सेल शुरू किया है जो रोगियों और आम जनता के लिए तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में सोया प्रोटीन कार्यशालाओं का संचालन करेगा। ठीक है, तो एक ऐसी गतिविधि शुरू करने के लिए अस्पताल को संसाधनों की आवश्यकता है। XYZ कोई भी मेडिकल कॉलेज है, उसने एक सेल, यानी कि जैसे सेल का मतलब है कि कुछ लोगों को एक समूह बना के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जैसे रिक्रूटिंग सेल होता है जो रिक्रूट करने का काम करता है, उस तरह का कोई सेल है। विच विल कंडक्ट एन सोया प्रोटीन वर्कशॉप, सोया प्रोटीन की वर्कशॉप करवाएंगे इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टू पेशेंट्स एंड जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक और पेशेंट जो हैं उन लोगों के लिए सोया प्रोटीन वर्कशॉप जो है वो करवाई जाएंगी, किस फील्ड में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकें उस फील्ड के लिए करवाई जाएंगी। देखो, द हॉस्पिटल हैज नीडेड रिसोर्सेज टू स्टार्ट सच एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि शुरू करने के लिए अस्पताल को संसाधनों की जरूरत, आवश्यकता है। स्टार्ट कर दिया है उन्होंने तो आवश्यकता है, ऐसा कुछ तो हमारे पास यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पेशेंट एंड जनरल पब्लिक फील ए नीड टू सच ए सेल इन दी हॉस्पिटल, तो ये बात हमारे पास में, मरीजों और आम जनता को अस्पताल में ऐसे सेल की जरूरत महसूस होती है तभी ये करवाया गया है, तो ऐसा निष्कर्ष बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ओनली सेकंड जो है वो यहाँ पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, राज्य एक्स की कैबिनेट ने राज्य में दूध की प्रचुरता से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए क्योंकि सहकारी समितियां और सहकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही। एक समाचार रिपोर्ट आपके पास में यहाँ पर है। ठीक है, देखिए, द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ स्टेट एक्स इज मोर देन इट्स नीड, कि कैबिनेट ने राज्य में दूध की प्रचुरता से निपटने के लिए X took a certain step to tackle the milk glut in the state as the cooperatives and government dairies failed to use the available milk। ठीक है, दूध की प्रचुरता से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए क्योंकि सहकारी समितियां और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही। सहकारी, देखो, सहकारी समिति और सहकारी डेयरियां हर स्टेट के अंदर होती है और इनका कहना यह है कि जितना प्रचुर मात्रा में दूध उत्पन्न हो रहा है उसको डेयरियां वेरियां जो हैं वो सही ठिकाने नहीं लगा पा रही, उनको बेच नहीं पा रही या उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, और इसीलिए निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। राज्य एक्स का दुग्ध उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है, ये चीज हमको निष्कर्ष हम निकालेंगे। ठीक है,
भाई डेयरी नहीं संभाल पा रही, इतना दूध है और डेयरी तक दूध जा रहा है तो प्रचुरता से अधिक है, उसकी आवश्यकता से अधिक। हम यही मानते हैं कोई भी चीज अगर कोई बेच रहा है तो तब बेच रहा है जब खुद की आवश्यकता पूरी हो जा रही है और उसके बाद में उसके पास में एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। राज्य एक्स में सरकार और सहकारी डेयरियां ऐसी अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले में सुसज्जित नहीं है। सरकार और सहकारी डेयरियां ऐसे अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले में सुसज्जित नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास में टू हैंडल सच एक्सेस मिल्क। देखो, कैबिनेट ऑफ स्टेक, उसी राज्य की कैबिनेट जो है, गवर्नमेंट जो है और कोऑपरेटिव जो है हमारे पास में, इसी का जो कैबिनेट है स्टेट एक्स का, वो कुछ स्टेप उन्होंने लिए टैकल करने के लिए द मिल्क ग्लट इन दी स्टेट एज कोऑपरेटिव्स एंड गवर्नमेंट डेयरी जो है वो अवेलेबल मिल्क को यूज नहीं कर पा रही थी, तो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। तो राज्य एक्स में सरकार और सहकारी डेयरिया, द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज and state acts are not equipped in terms of resources and technology to handle such excess milk। ठीक, देखो अगर उन्होंने स्टेप उठाया है तो वो सुसज्जित हैं, तभी वो ये चीज कर पा रहे हैं। अगर इनके पास में, कैबिनेट के पास में कुछ प्लानिंग नहीं होती, ये सुसज्जित नहीं होते, तो कैसे ये कोई स्टेप ले पाते उस चीज के अगेंस्ट। उन्होंने देखा कि वहां पे हैंडल नहीं कर पा रही है डेयरीज वगैरह, तो कुछ स्टेप उन्होंने इसके लिए उठाए, यानी कि वो उनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे रिसोर्सेस हैं जिससे वो एक्सेस मिल्क को कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट अगला हमारे पास में, जब तक हमारा देश आर्थिक समानता हासिल नहीं कर लेता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अर्थहीन होगा। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। तो जब तक हमारा देश आर्थिक समानता हासिल नहीं कर लेता, until the country achieves economic equality, political freedom and democracy would be meaningless। ठीक है, कि जब तक इकोनॉमिक इक्विलिटी नहीं आ जाती, यानी कि पैसा पानी जो है उसमें समानता लोगों में दिखे, ऐसा नहीं हो एक वर्ग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ वर्ग बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, वो आर्थिक असमानता होती है। तो इनका कहना यह है कि जब तक कंट्री में आर्थिक समानता नहीं आ जाती, इकोनॉमिक इक्विलिटी नहीं आ जाती, पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस। डेमोक्रेसी कह लो भले कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सब जनता को वोट देने का अधिकार है, सभी मिलके चुनते हैं सरकार को, ये डेमोक्रेसी का नाम लेना या पॉलिटिकल फ्रीडम बोलना कि सबको फ्रीडम है इलेक्शन लड़ने की और सभी तरह की स्वतंत्रता लोगों को है, वो मीनिंगलेस है। मतलब ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जो सभी लोगों को इक्विलिटी के साथ में अवसर नहीं दे सके, ऐसी बात कही है इसने। अब आ जाओ निष्कर्ष पे, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी जो है गो हैंड इन हैंड, मतलब कहीं ना कहीं एक साथ एक दूसरे से रिलेटेड है, एक साथ ही वर्क करते हैं। अगला, इकोनॉमिक इक्विलिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। ठीक है, ये हम कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष के रूप में यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस चीज को रिलेट किया कि अगर ये दोनों हैं और तब भी आर्थिक समानता नहीं आ रही तो कैसे काम की ये चीज है। मतलब कुल मिला के इकोनॉमिक इक्विलिटी है वो लीड करती है रियल पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी की तरफ। ये निष्कर्ष जो है वो यहाँ पे निकाला जा सकता है। ठीक है, पहला निष्कर्ष था राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र जो है वो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास में इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर रखा है, बट ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्टेनली जो है वो नहीं कह सकते। ठीक है, ये चीज जो है निश्चित रूप से यहाँ पर नहीं कही जा सकती। नेक्स्ट चलें, इसके बाद में हम लोग देखो 6 है, तो फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो पहला जो निष्कर्ष यहाँ पे है वो करेक्ट हमारे पास में यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट जो है वो करेक्ट आपके पास में यहाँ पर नहीं है। एक साथ चलते हैं ये नहीं, इकोनॉमिक असमानता है तो इन दोनों को दोष दिया गया है, दोनों को दोष दे रखा है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, तो ओनली सेकंड जो है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट है अगला हमारे पास में, माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ठीक है, और पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर ए परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग। माता पिता में अच्छी स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक जुनूनी जुनून है। ठीक है, माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है।
तो पहला है आजकल सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं, ठीक है। स्कूली शिक्षा के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं। तो बहुत अच्छा या बुरा होना, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती, अच्छा बुरा क्या है, ठीक है। माता पिता में अच्छी स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक जुनूनी जुनून है, तो ये हम कह सकते हैं भाई एक जुनून है उनके अंदर, अच्छी से अच्छी फीस देने को तैयार है। तो एक जुनून है बच्चों के भविष्य को संवारने का, उनको बेहतर शिक्षा देने का। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल वर्थ ऑफ आईटी कंपनीज। हालांकि हमारे पास में क्रिसिल, आईसीआरए जैसी रेटिंग एजेंसियां, लेकिन निवेशकों की सुरक्षा के लिए आईटी कंपनियों के लिए एक अलग रेटिंग एजेंसी बनाने की मांग है। ऑल्दो वी हैव रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल, आईसीआरए, देयर इज डिमांड टू हैव ए सेपरेट रेटिंग एजेंसी फॉर आईटी कंपनीज टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए एक सेपरेट रेटिंग एजेंसी जो है उसकी आवश्यकता है। आईटी कंपनीज के लिए सेपरेट रेटिंग एजेंसी, जो कि क्रिसिल और आईसीआरए जो है वो ऑलरेडी है, उसके बावजूद भी एक रेटिंग सेपरेट रेटिंग एजेंसी जो है उसकी आवश्यकता यहाँ पर है। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंपनियों के वित्तीय मूल्य के आकलन के लिए कौशल, अंतर्दृष्टि और दक्षताओं के अलग अलग सेट की आवश्यकता होती है। आईटी कंपनीज के वित्तीय मूल्य के आकलन के लिए देखो इसने कहा असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल वर्थ ऑफ आईटी कंपनी सेल्फ आईटी कंपनी कॉल्स फॉर सेपरेट सेट ऑफ स्किल्स, इनसाइट एंड कंपेटेंसीज। ठीक, अगला, नाउ द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन आईटी कंपनीज विल गेट प्रोटेक्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। देखो रेटिंग एजेंसी नहीं आ जाएगी तो उनको प्रोटेक्शन मिल पाएगा, ये यहां पर कहा गया। तो ध्यान से देखो, रेटिंग एजेंसी नई की डिमांड हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो स्किल सेट जो है वो पुरानी वाली रेटिंग एजेंसीज के अंदर नहीं होंगे, ये हमको मान के यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो स्किल सेट जो है पुराने के अंदर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो इनसाइट, कुछ ना कुछ तो नया, कुछ ना कुछ तो नई वैल्यू ऐड होगी उस नए रेटिंग एजेंसी के आने से। और यही चीज ये बोल रहा है कि अलग अलग सेट की आवश्यकता होती है, तो इसको हम सही मानेंगे। ठीक है, अगर किसी काम को करने के लिए ऑलरेडी कोई कंपनी है और तब भी डिमांड हो रही है कि एक नई कंपनी किसी और लाई जाए, तो सेम काम करने के लिए तो नहीं लाई जाएगी। ऐसा होगा भाई, नई की डिमांड तभी होती है जब पुरानी में कोई ना कोई कमी होती है या कोई ना कोई काम उनको उस तरीके से देखना हो। तो रेटिंग जो है उसके अंदर कुछ अलग कौशल, अलग अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी, ये सही है। दूसरा देखो, निवेश करने के लिए निवेशकों को निवेश की सुरक्षा मिलेगी। निवेश की सुरक्षा के बारे में यहाँ कुछ नहीं कह सकते। रेटिंग एजेंसी तो 1000 खुल जाए तो क्या उससे आपके निवेश की सुरक्षा बढ़ जाएगी क्या? ठीक है, नहीं। तो ओनली फर्स्ट यहाँ फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ घटते संसाधन और आने वाले दिनों में कई विकासशील देशों को परिदृश्य बनने जा रहे हैं। तो विकासशील देशों की जनसंख्या भविष्य में नहीं बढ़ेगी। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ घटते संसाधन आने वाले दिनों में कई विकासशील देशों का परिदृश्य बनने जा रहे हैं, कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनके संसाधन घटते जा रहे हैं, और ऐसा विकासशील देश जो है उनके लिए आने वाले दिनों में हर विकासशील देश के साथ में यही होगा कि उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, उनके रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे। अब आ जाओ निष्कर्ष पे, विकासशील देशों की जनसंख्या भविष्य में भी नहीं बढ़ेगी, तो ये तो गलत हो गया। बढ़ने की बात हो रही है ना इसमें, कि विकासशील देशों का परिदृश्य ऐसा होगा कि जनसंख्या बढ़ी हुई रहेगी। विकासशील देशों की सरकार के लिए अपने लोगों को सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना बहुत कठिन होगा। It will be very difficult for the government to developing countries to provide its people decent quality of life। ठीक है, अब देखो जब इसने कहा है कि संसाधन घटेंगे और जनसंख्या बढ़ेगी, तो निश्चित सी बात है कि ये डिफिकल्ट तो हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए लोगों को जो है क्या प्रोवाइड करवाना, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ ओनली सेकंड हमारे पास में करेक्ट होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में, 3 दशकों से अधिक समय से कंपनियां एक्स पूरी तरीके से ऊर्जा संरक्षण जो है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण इसके कुशल उपयोग और प्रबंधन में शामिल है। और इसके लिए आप लोगों से पूछा गया यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष आपके पास में फॉलो करेगा। निष्कर्ष है कंपनी को अभी भी इस क्षेत्र में बुनियादी चीजें सीखना और हासिल करनी है। ऊर्जा संरक्षण और इसके कुशल उपयोग और प्रबंधन में शामिल है। तो 3 दशकों से फॉर ओवर 3 डेकेड्स कंपनी एक्स हैज बीन टोटली इन्वॉल्व इन एनर्जी कंजर्वेशन, इट्स एफिशिएंट यूज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां देखो बुनियादी चीजें सीखना बाकी है। जरूरी नहीं है ना 3 डेकेड से, 3 दशक से, 30 साल से वो कंपनी काम कर रही, तो हो सकता है सारी बुनियादी चीजें उसके पास में ऑलरेडी है, कोई कमी थोड़ी ना है उसके अंदर, सब कुछ अकेली संभाल रही है। तो ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यह समर्पण है जो ज्ञान और विशेषज्ञता में अधिक महत्वपूर्ण है।
दिस इट इज डेडिकेशन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। देखो कंपेयर कर दिया कि डेडिकेशन ज्यादा जरूरी है नॉलेज और एक्सपर्टाइज से। तो इस तरह का ज्ञान भाई जो ये दे रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे पास ऊर्जा संरक्षण जो बात यहाँ पर कही गई है, तो हम कहेंगे नाइदर नॉर। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया कि वे पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेंगे। अमेरिका के रक्षा सचिव ने क्या दोहराया कि पाकिस्तान को हम हथियार देते रहेंगे, पाकिस्तान हथियार बनाने में असमर्थ है। ठीक है, देखो ये निष्कर्ष निकालना गलत है। अगर अमेरिका से वो हथियार खरीद रहा है, ठीक है, इसका मतलब कुछ हथियार वो खुद भी बना सकता है, लेकिन कुछ इस तरह के हथियार जो कि वो खुद नहीं बना पाता वो बाहर से खरीद रहा है। पाकिस्तान इज इनकैपेबल, असमर्थ है, ये कहना गलत होगा। इससे क्षेत्र में शांति सुनिश्चित होगी। इट वुड एंश्योर पीस इन द रीजन। ठीक है, हथियार खरीदने से कभी पीस सुनिश्चित हुआ है क्या? हथियार खरीदने से पीस सुनिश्चित होगा क्या? ठीक है, दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है ये हमारे पास में करेक्ट नहीं होंगे। दोनों के बारे में हम कह सकते हैं कि दोनों ही यहां पर फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर दोनों के दोनों जो है वो फॉलो हमारे पास में नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलें इसके बाद में हम लोग अगला हमारे पास में कि भारत में महिला संगठनों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार नियम 1946 में संशोधन का स्वागत किया। ठीक है, कार्यस्थल पर महिला को यौन उत्पीड़न, ये तुलना कर दी, तुलना करेगा जहां भी, देखो हमेशा ध्यान रखना, तुलना कर दी तो जहां भी तुलना होगी वो तुलनात्मक हमारे पास निष्कर्ष भी गलत होगा, तुलनात्मक हमारे पास में तर्क भी गलत होगा, तुलनात्मक हमारे पास में जो है परिकल्पना, कल्पना, अवधारणा, पूर्वधारणा या अनुमान भी गलत होगा। दुनिया भर में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भारत के कई संगठन महिलाओं की भर्ती बंद कर देंगे। दोनों ही हमारे पास गलत है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में मंत्री ने अंतरिक्ष अनुसंधान प्रोग्रामर की उपयोगिता पर सवाल उठाया और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अन्य क्षेत्रों द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया। The minister questioned the utility of space research program and suggested its replacement by other area of felt national needs. मिनिस्टर ने कहा कि भैया रिसर्च प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं हमको, इससे बढ़िया पैसा लगाओ गरीबों लिखों को पढ़ाने में, जहां और जगह कमी है वहां पैसा लगाओ, क्या रिसर्च करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा एक मिनिस्टर ने कहा। तो निष्कर्ष है एक्सप्लोरिंग द स्पेस डज कंट्रीब्यूट टू द क्रिटिकल नेशनल नीड्स। ठीक है, और रिसर्च शुड बी ओरिएंटेड टू नेशनल नीड्स। ठीक है, तो यहां देखिए दो निष्कर्ष निकालें। पहला क्या बोल रहा है कि अंतरिक्ष की खोज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकताओं में योगदान करती है। देखो जो भी हमारे देश में घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की आवश्यकता है इसलिए घटित हो रहा है, तो ये चीज आप हमेशा सही मानेंगे। ठीक है, जो भी चीज हो रही है, जो भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की आवश्यकता है इसलिए वो हमारे देश में हो रहा है। अनुसंधान राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर केंद्रित होना चाहिए। रिसर्च जो है शुड बी ओरिएंटेड टू नेशनल नीड्स। ठीक है, ये रिसर्च जो है शुड बी ओरिएंटेड टू दी नेशनल नीड्स। यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रीय जरूरतें जो हैं उससे रिलेटेड हमारे पास में कोई भी रिसर्च जिसकी बात की गई है वो उससे रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा कि सर यहाँ हम लोग बोलें कि योगदान करती है, तो ये बात पहला तो हमारे पास में सही है। ठीक है, पहला तो हमारे पास में क्या है, सही है। और दूसरे की बात करें अनुसंधान राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर केंद्रित होना चाहिए, तो मंत्री की बात को हमें कहीं ना कहीं सही वे में लेना है क्योंकि जो कथन में दे दिया वो सही है। मंत्री अगर सुझाव दे रहा है कि जहां आवश्यकता है वहां पे लगना चाहिए, तो राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर केंद्रित होना चाहिए रिसर्च, ये बात भी सीधा सीधा यहां से मंत्री के डायलॉग से निकाली जा सकती है। तो हम कहेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। देखो एकमात्र पुस्तक है, ये चीज कही गई है कि एक ही पुस्तक है जो फोकस करती है अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बिटवीन 1950 से 1980। 1950 से 1980 के बीच में 30 साल में जो गरीबी की स्थिति रही थी इंडिया के अंदर, उसके बारे में एक किताब है कोई जेड नाम की। अब 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था, ये तो गलत हो गया भाई। बुक में 30 साल का मेंशन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि उससे पहले कोई सवाल नहीं था। कोई अन्य पुस्तक 1950 से 80 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है। फिर से वही तुलना कर दी यहाँ पे, और दूसरा नेगेटिव सेंस में जा रहा है। दोनों के दोनों हमारे पास में क्या हो जाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे। अगला आ जाइए, फैशन एक ऐसी कुरूपता है
जो इतनी असहनीय है कि हमें इसे हर 6 महीने में बदलना पड़ता है। फैशन इज एन फॉर्म अगलीनेस so intolerable that we have to alter it every 6 months। एक ऐसी कुरूपता है जो इतनी असहनीय है कि इसे हमें हर 6 महीने में बदलना पड़ता है। फैशन डिजाइनर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द पब्लिक माइंड वेरी वेल। ठीक है, हर 6 महीने में बदल रहा है और फैशन डिजाइनर उस चीज को समझते हैं तभी तो बदल रहा है। तो ये चीज तो यहां से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। द पब्लिक बाय द लार्ज इज हाईली सस्टेनेबल टू नोवेलिटी। आमतौर पर जनता नवीनता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। तो ये तो हम कहेंगे हाईली सस्टेबिलिटी सस्टेनेबल है, अधिक संवेदनशील है यहाँ पे। तो ये तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं सेकंड जो है वो हमारे पास में करेक्ट होगा। ठीक है, फैशन अगर 6 महीने में बदल रहा है मतलब पब्लिक फैशन को समझती है और इसीलिए ये फैशन जो है हर 6 महीने के अंदर इसको बदलने की आवश्यकता यहाँ पर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि सर ये जो है हमारे पास में पूर्णतः यहाँ पर सेकंड जो है वो सही होना चाहिए। अत्यधिक संवेदनशील है, बिल्कुल बात हमारे पास सत्य है। ठीक है, संवेदनशील नहीं होता तो हर जो हमारे पास 6 महीने हैं इसमें इसको नहीं बदलना पड़ता। अगला हमारे पास में एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की कोई बीमारी होने का खतरा कम होता है। ये किसमें कहा गया है? एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है उसके अंदर कहा गया है। देखिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम स्तर का शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, तो हालिया सर्वेक्षण में कह दिया कि लोग दिन में कम से कम आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की कोई बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम स्तर का शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। ये निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे कि हाँ शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। अगला, डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से हृदय रोगों से पीड़ित होते हैं। ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब्स डेफिनेटली सफर फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब कोई डेस्क वाली जॉब कर रहा है मान लो, तो वो शारीरिक व्यायाम जो है वो दिन के दौरान नहीं कर पा रहा है, तो कथन में जो बात कही गई है उसके अगेंस्ट में है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ना डेस्क बाउंड जॉब है तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी डेस्क पे बैठ के अगर वो करेगा तो उसे नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना कहा गया है उससे रिलेटेड फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड के बारे में हम नहीं कह सकते। तो ओनली फर्स्ट जो है हमारे पास में करेक्ट होगा। ऑल पीपल हु डू नॉट डू डेस्क। ठीक है, देखो इसमें गलत इसको मेनली किसने बनाया? मेनली गलत बनाया है इस ऑल ने, जिसको आपको जरूर देखते ही समझना होता है। ठीक है, सभी लोगों की बात कर रहा है। अरे हो सकता है ना डेस्क पे काम करने वाला व्यक्ति फिट एंड फाइन मजबूत है, कोई बीमारी उसको नहीं है। ठीक है, वो डेस्क पे जॉब कर रहा है लेकिन सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहा है वो। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में कल एक व्यक्ति के कार से कुचल जाने की गंभीर दुर्घटना ने फिर से सड़कों की सबसे असंतोषजनक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। कार से कुचला गया, गंभीर दुर्घटना हुई और सड़कों की जो सबसे असंतोषजनक स्थिति है उस पर वापस से लोगों का ध्यान चला गया कि रोडों का क्या हाल है, इस एक्सीडेंट इतना तगड़ा ये हुआ है। तो एक्सीडेंट दैट ऑकर्ड वाज फैटल, जो दुर्घटना हुई है वह घातक थी। was run down by car, serious accident हुआ है। The accident that occurred was fatal. Several accidents have so far taken place because of the unsatisfactory state of roads। ठीक है, तो यहां देखो एक शब्द कहा गया यहाँ पे अगेन, यानी कि वापस से फोकस कर दिया। एक्सीडेंट होने के बाद वापस से लोगों का ध्यान चला गया, मतलब पहले भी गया था और पहले भी गया था। तो हम कह सकते हैं सड़कों की असंतोषजनक स्थिति के कारण अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये यहां आपने ध्यान से पढ़ा, एक एक वर्ड एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ के समझना होता है। द एक्सीडेंट दैट ऑकर्ड वाज फैटल, दुर्घटना जो हुई है वो फैटल है। तो ये तो इसमें दे ही रखा है कि सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे बोथ यहाँ पे जो है फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में पवन ऊर्जा का एक अटूट स्रोत है और एक एरो जनरेटर इसे बिजली में परिवर्तित कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं किया गया है। सर्वेक्षण से पता चला है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पवन को विकसित करने की व्यापक संभावना है। विंड इज एन इनएग्जॉटिबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एरो जनरेटर कैन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो विंड जो है उसको एरो जनरेटर जो है वो किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। आगे, दो नॉट मच हैज बीन डन इन दिस फील्ड, ये डन होना चाहिए, इन दी फील्ड
The survey shows that there is vast potential for development wind as alternative source of income. ये सर्वे के द्वारा पता चला है कि विंड जो है उसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के रूप में यहां पर यूज किया जा सकता है। तो देखें, ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। पवन द्वारा ऊर्जा जो है नया उभरता हुआ क्षेत्र है। एक अटूट स्रोत है पवन ऊर्जा और एरो जनरेटर इसे बिजली में परिवर्तित कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं किया गया है। सर्वेक्षण से पता चला है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पवन को विकसित करने की व्यापक संभावना है। तो पवन द्वारा ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें ज्यादा इन्होंने ये कहा कि बहुत कुछ नहीं किया गया इस क्षेत्र में, इसका मतलब नया उभरता हुआ क्षेत्र ये हमको मानना पड़ेगा अगर ज्यादा कुछ नहीं किया गया। एरो जनरेशन के क्षेत्र में और अधिक खोज करके ऊर्जा संकट से निपटा जा सकता है। ऊर्जा संकट से वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसको डेफिनेटली व्यापक संभावनाएं हैं इसको बढ़ाने को लेकर के। अब इसने कहा कि एरो जनरेशन के क्षेत्र में, ठीक है, एरो जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के क्षेत्र में अधिक खोज करके ऊर्जा संकट जो है उससे उभरा यहाँ पे जा सकता है। ये चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे कि डेफिनेट सी बात है, एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में ये हमारे पास में एक ऑप्शन है। ये चीज यहाँ पे हम लोगों से कही गई है कि अल्टरनेट सोर्स ये हमारे पास में हो जाता है। तो हम कहेंगे हाँ डेफिनेटली लास्ट लाइन जो है वो कहीं ना कहीं इसी के सपोर्ट में है। लास्ट वाली जो लाइन हमारे पास में है कि विकसित करके व्यापक संभावनाएं हैं, तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि सेकंड जो है ये हमारे पास में करेक्ट यहां पर होगा। तो ये बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट है हमारे पास सरकार द्वारा अगले महीने की शुरुआत में रसोई गैस पर 33% सब्सिडी वापस लेने का निर्णय लिया है। पहले सब्सिडी थी, जो भी रसोई गैस की कीमत थी उस पर 33% गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब वो सब्सिडी वापस ले ली। सरकार के एक प्रवक्ता ने ये चीज बताई। अब देखिए, पीपल नाउ नो मोर डिजायर और नो सच सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट एज दे कैन अफोर्ड इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ कुकिंग। देखो, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता एक तरीके से। इच्छा नहीं है ऐसा किसने कहा भैया? इच्छा तो होगी, आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमत वहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा निष्कर्ष तो आपके पास में नहीं निकाला जा सकता। अगले महीने से रसोई गैस की कीमत कम से कम 33% बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो सेकंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ हम लोग कहें कि 33% बढ़ जाएगी, ये किसने कहा? ठीक है, 33% सब्सिडी उन्होंने वापस ले ली, ठीक है। यानी कि मान लो 100 रुपए का सिलेंडर था, ये 33 रुपए गवर्नमेंट देती थी और 67 रुपए आप देते थे, ये आप लोग देते थे। बाद में क्या किया गवर्नमेंट ने भैया, अब ये बंद कर दी। अब ये बंद कर दी तो पूरा 100 आप दोगे, अगली बार आप कितना दोगे? पूरा 100। तो कितना बढ़ गया? 33 बढ़ गया। 67 का 33 1/3 नहीं है, 50% है। तो ये गलत हो जाएगा, बोथ रॉन्ग, नाइदर नो, डी करेक्ट होगा। आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास में हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 पक्षियों के बराबर है। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ठीक है। हाथ में जो बर्ड है वो वर्थ है, उसकी वर्थ क्या है? 2 पक्षियों के बराबर है। एक कहावत हो गई एक तरीके से आपके पास में, क्या हो गई? एक कहावत यहाँ पे दे रखी है, हमारे पास जो कुछ है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। क्या ये निष्कर्ष इससे निकलेगा? ठीक है। दूसरा है कि हम जो नहीं है उसकी लालसा नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों से कहा गया। तो 2 हमारे पास में निष्कर्ष यहाँ पे हैं और दोनों को अगर देखें हम लोग, ठीक है, तो पहला वाला जो हमारे पास में निष्कर्ष है यहाँ पे वो डायरेक्टली हमारे पास में जो कहा गया है उसी चीज को वापस से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। हाथ में अगर आपके पास में एक पंछी है तो उसमें 2 होंगे भले, लेकिन ये हाथ में है, ये आपके पास में है, वो हो सकता है कि आप एक भी ना पकड़ पाओ। तो ये जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, इस तरह का मैसेज यहाँ से निकल रहा है। ये वो सवाल है जिसके अंदर आप लोगों को कुछ कहावतें दी जाती हैं और कहावतों का जो मतलब होता है वो इनडायरेक्ट सेंस में आपको समझना होता है। तो कहावतों से आप जो निष्कर्ष निकालोगे वो कब? जब आप इस तरह की कहावतों को पहले पढ़ चुके हो, सुन चुके हो। आगे, उनकी लालसा नहीं करनी चाहिए जो हम नहीं है, ठीक है। वी सेल नॉट कार फॉर वॉट इट इज नॉट, हमें जो नहीं है उसकी लालसा नहीं करनी चाहिए, ये बात एकदम सही है। 2 पक्षी आपके पास में नहीं है झाड़ी वाले, ये देखो कहावत है, कहावत का मतलब आपको आना चाहिए। नहीं आता तो ये सवाल तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। कहावतों वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ही आपके पास में सवाल आ गया, स्टार मार्क कर लो, आपको याद भी दिलाएगा।
तो इस कहावत का मतलब है सीधा सीधा ये, ठीक है। इस कहावत के डायरेक्ट जो मीनिंग है वो आप लोगों को यहां पर दे रखे, डायरेक्ट मीनिंग यहां पे दे रखे हैं, तो हम कहेंगे बोथ फॉलोस। अगला आ जाओ, कंपनी एक्स ने उत्पाद का विपणन किया है, आगे बढ़े, अगर कीमत और गुणवत्ता आपके लिए मायने रखती है तो इसे खरीदें। तो कंपनी एक्स ने उत्पाद का विपणन किया है, मार्केटिंग दी प्रोडक्ट, मार्केट किया उसको, और क्या बोल के मार्केट किया कि आगे आइए खरीदिए इसको, इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर कंसिडरेशंस, अगर आपके गुणवत्ता और जो इसकी कीमत है वो आपके लिए मायने रखती है तो इसको खरीदो, कि आपके लिए गुणवत्ता और पैसा मायने रखता है, इसको खरीद लो। द प्रोडक्ट मस्ट बी गुड इन क्वालिटी, उत्पाद गुणवत्ता में अच्छा है, तो ये निष्कर्ष तो निकलेगा जब वो बोल रहा है कि आपके लिए मायने रखती है गुणवत्ता तो इसको खरीदो, मतलब हम ये मान के चलेंगे उसने ऐड सही किया है, और ऐड अगर सही किया है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो ये हम यहाँ पे लेंगे। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रीजनेबल, उत्पाद की कीमत उचित होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगर कीमत और गुणवत्ता आपके लिए मायने रखती है तो इसको खरीदे, तो इसने कहा कि उत्पाद की कीमत उचित होनी चाहिए। अब कीमत के बारे में हमें नहीं पता, कीमत वास्तव में कितनी है ये हमको यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है। रीजनेबल हो सकता है कि वो बहुत सस्ती चीज है और उसके लिए बोल रहा है कि कीमत मायने रखती है, कम पैसा आपके लिए मायने रखता है तो खरीद लो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो कीमत के लिए इसने बात की गई है कि उचित है, तो उचित है ये हम कहीं ना कहीं लेकर के चलेंगे कि उसके लिए उचित है, इसीलिए ये हमारे पास में यहाँ पर आया है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अगला है कि युद्ध के दौरान एबीसी सरकार द्वारा अधिनियमित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ओएसए देश में भ्रष्टाचार के प्रमुख स्रोतों में से एक प्रतीत होता है। द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ओएसए enacted by the ABC government during the war seems to be one of the major source of corruption in the country X, ठीक है। कोई एबीसी सरकार ने देश एक्स में जो ओएसए एक्ट लाया था वो करप्शन का मेजर जो है वो क्या था, सोर्स था। अब निष्कर्ष, देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ओएसए को तुरंत खत्म करना होगा, ठीक है। अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सोर्स यही था तो इसको तो खत्म करना पड़ेगा, ये निष्कर्ष डेफिनेट सी बात है। एबीसी सरकार का इरादा सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था, ठीक है। अब ये देखो, हम नहीं कह सकते सरकारी कार्यालय में वो भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाह रहे थे, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, उन्होंने उनके लेवल पे भ्रष्टाचार करना चाहा किसी एक चीज के थ्रू जिसका पता लगा है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट यहाँ फॉलो करेगा। नेक्स्ट आओ, अगला, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, फिर से कहावत आ गई, ठीक है। और इसके ऊपर निष्कर्ष है, सफलता के लिए जोखिम जरूरी है, कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, फॉर्च्यून फेवर्स दी ब्रेव, जो भाग्य जो है, जो कोशिश करता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वो क्या देता है, साथ देता है, ठीक है। अब इसके ऊपर दो निष्कर्ष आपके पास में है कि रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, ये दो निष्कर्ष आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि सर दो स्टेटमेंट हमारे पास में है, ठीक है, और दोनों को अगर देखा जाए कि रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है, तो बहादुर का साथ देता है, बहादुर यानी कि जो हिम्मत दिखाता है, किसी भी काम को करता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति बहादुर हमारे पास में है। और बहादुर डेफिनेट सी बात है, रिस्क जरूरी है, मतलब बहादुर होने का मतलब है आप रिस्क ले रहे हो। बहादुर शब्द आपके लिए कब ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर कोई बहादुरी नहीं है, तो कोई बहादुर नहीं कहेगा आपसे, ठीक है। कोई बहादुरी वाला काम करोगे तो रिस्क नेसेसरी हो जाती है, ये निष्कर्ष यहां से निकल रहा है। कावर्ड्स डाउन मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, देखो ये इंटर रिलेटेड ही नहीं है, क्या बात हो रही है भाई, ठीक है, यहाँ पे भाग्य बहादुर का साथ दे रहा है, कायर की बात करी क्या इसने, खुद से जोड़ोगे नहीं, अपना दिमाग जेब में, ठीक है, अपना अनुभव जेब में, अपनी नॉलेज जेब में, जो यहाँ दे रखा है उसका इंटर रिलेशन साथ में देखो, इससे यही संबंधित है, दूसरा नहीं, तो ओनली फर्स्ट यहाँ पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ये तो ए है ही हमारे पास में, सफलता के लिए जोखिम जरूरी है, और कायर 10 बार मरे 15 बार मरे हम नहीं कह सकते। विक्षिप्त एक गैर मूर्ख व्यक्ति है जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। ए न्यूरोटिक इज एन नॉन स्टूपिड पर्सन हु बिहेव्स स्टूपिडली, ठीक है। न्यूरोटिक जो है वो एक नॉन स्टूपिड पर्सन है, मतलब कोई स्टूपिड पर्सन नहीं है, कोई पागल पर्सन नहीं है, कोई मूर्ख पर्सन नहीं है, लेकिन वो कैसे हरकतें कैसी हैं, पागलों वाली है, मूर्ख वाली है।
तो न्यूरोटिसिज्म एंड स्टूपिडिटी गो हैंड इन हैंड, कि मनोविक्षुब्धता और मूर्खता साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तो निष्कर्ष सीधा सीधा इससे निकल ही रहा है कि ये उन लोगों के बारे में बोल रहा है कि जिसका दिमाग ठिकाने पे है, जो डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकली फिट है, पूरा फिट एंड फाइन है, दिमाग प्रॉपर है, शरीर पूरा है, बाकी सारे काम अच्छा करता है, लेकिन कभी कभी मूर्खता वाली हरकतें करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं न्यूरोटिक पर्सन। ठीक है, जो है तो सही लेकिन हरकतें मूर्खतापूर्ण करता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ समझदारी से व्यवहार करता है। सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल पर्सन बिहेव इंटेलिजेंटली। नॉर्मल व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंटली बिहेव करता है। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल व्यक्ति के बारे में तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन न्यूरोटिक व्यक्ति के बारे में कहा कि मूर्ख नहीं होने के बावजूद मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, यहां हम लोग देखें बाजार में सब्जियों की कीमतें जो हैं वो हमारे पास में क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। बाजार में सब्जियों की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सब्जियां एक वस्तु बनती जा रही है, ये क्या बात हुई, मतलब ये क्या ही बात हुई और ये कैसे रिलेटेड है। अगला, लोग सब्जियां नहीं खा सकते, कीमतें बढ़ रही हैं तब भी खाएंगे लोग, तो यार इसमें ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि हम लोग सब्जियां जो है वो नहीं खा सकते। तो यहाँ दोनों हमारे पास इनकरेक्ट होंगे। अगला, पुलिस आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे नए ऐसे बैनर न लगाएं जो पैदल या मोटर यातायात में बाधा डालते हो। ठीक है, पुलिस ने क्या कहा लोगों से, ऐसे बैनर मत लगाओ जो पैदल चलने वाले और मोटर यातायात जो हैं उनमें बाधा डालें। तो ये देखो, कुछ लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं और ऐसे बैनर नहीं लगाएंगे, ये हम सही मान के चलेंगे। अगर पुलिस आयुक्त अगर लोगों से अपील करता है तो हम ये मान के चलेंगे जो अपील में कहा गया है वो लागू होगा और लोग उसको मानेंगे और वो चीज घटित होगी। अगर पुलिस ने कह दिया इस रोड पे बिना हेलमेट कोई नहीं निकलेगा, तो लोग हेलमेट पहन के आएंगे, ये हमको मानना पड़ेगा, ऐसा निष्कर्ष। अगला, पुलिस कर्मियों को सड़क पे लगने वाले नए बैनरों पर पैनी नजर रखनी होगी। विल हैव टू कीप ए वॉचफुल आई ऑन दी न्यू बैनर्स। अब देखो, रखनी होगी कि नहीं रखनी होगी ये चीज तो पुलिस का डिसीजन है, हमको क्या पता है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने अपील कर दी है लोगों से, ठीक है, बाकी कार्यवाही करेंगे वो। अगला, नेक्स्ट, मेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य शहर को सुंदर बनाना है। यदि शहर एक्स और वाई यह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, उनके शहर के नगर आयुक्त का बयान। नगर का जो आयुक्त है उसने बढ़िया, जैसे ही उनको भाषण देना होता उसने भाषण दिया कि हमें शहर को सुंदर बनाना है। ठीक है, और ऐसा सुंदर शहर एक्स और वाई शहर ने बना लिया तो हम भी बनाएंगे। जैसे मान लो जयपुर में नेता खड़ा होकर बोले जयपुर को हम जो है और सुंदर बनाएंगे, जैसी दिल्ली है, जैसी बॉम्बे है, वैसा ही हमारा शहर भी होगा। तो ऐसे भाषण वो देते रहते, इस तरह का एक भाषण है। अच्छा, हम इसको सत्य मानेंगे, कथन में दे रखा है। अब आ जाओ निष्कर्ष, शहर जेड के लोगों को अपने शहर की वर्तमान कुरूपता के बारे में जानकारी नहीं है और सुंदर बनाना है। ठीक है, व्हाई कांट वी डू इट, क्यों नहीं हम इस काम को करते। फर्स्ट और फॉरमोस्ट टास्क, मेरा सबसे पहला काम होगा शहर को सुंदर बनाने का। ठीक है, अब देखो, शहर जेड के लोगों को शहर की वर्तमान कुरूपता के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये चीज हमें नहीं पता होगी, उनको पता होगी शहर सुंदर नहीं है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने मांग रखी है, इसलिए नेता वो चीज बोल रहा है। अगला, वर्तमान आयुक्त तो शहर एक्स और वाई में काम कर चुके हैं और उन्हें शहरों को सुंदर बनाने को अच्छा अनुभव है। नहीं हो सकता है ना, शहर एक्स और वाई में अलग लोग हैं और इस शहर में उनको देख करके उनके मन में आया कि हम भी शहर को सुंदर बनाते हैं, तो ये डी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, जो आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते और या अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा नहीं करते, उनके आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और उन्हें लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। Applications of applicants who do not fulfill eligibility criteria and are or who do not submit applications before last date will be summarily rejected and will not be called for written test। ये चीज आपको पता ही है, आप लोग तो एग्जाम देते ही हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ में होती है। निष्कर्ष है, those who are called for written test are those who fulfill eligibility criteria। जिन लोगों को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो ऐसे लोग होंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करेंगे और जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले फॉलो करी है। बिल्कुल यहीं से निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, जब इसने बोल दिया लास्ट डेट से पहले फॉर्म पूरा भर के दो
और जो एलिजिबिलिटी है वो आप फॉलो कर रहे हो तो ही ये एप्लीकेशन अलाउ होगी। मतलब रिटन टेस्ट में वही बैठा है जो दोनों कंडीशन फॉलो करता है। रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड ओनली आफ्टर स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। आवेदन की जांच के बाद ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इन्होंने जब कह दिया इस बात को तो हम मान के चलेंगे ये बात सही है, ठीक है, वरना खारिज कर देंगे। तो यहाँ बोथ फॉलोस। आगे चले, अगला हमारे पास में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वनों पर निर्भर है। तो पेड़ों को मुख्य रूप से जंगलों में संरक्षित किया जाना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है? वनों पे निर्भर है। ये चीज दे दी। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कौन कौन से निष्कर्ष जो हैं वो यहां से निकाले जा सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहां हम लोगों को दे रखा है कि पेड़ों को मुख्य रूप से जंगलों में संरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। ट्रीज शुड बी प्रिजर्व टू मेनली ऑन फॉरेस्ट। इंडियाज इकोनॉमी इज डिपेंडिंग मेनली ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। और पेड़ों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये बात तो इन्होंने कही कि अर्थव्यवस्था उन पे निर्भर करती है, तो डेफिनेट सी बात है, यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पेड़ों को संरक्षित रखा यहां पे जाना चाहिए। दूसरा, भारत आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केवल वनों का रखरखाव चाहता है। ये जो शब्द हमारे पास में है, ठीक है, ये जो शब्द हमारे पास में यहां पर है केवल वनों का रखरखाव चाहता है, तो ये हमारे पास में जो है यहाँ पे गलत होगा कि केवल वनों का रखरखाव। पहली बात तो केवल शब्द यहाँ पे आ गया। वनों का रखरखाव तो चाहेगा, डेफिनेट सी बात है, हमारी इकोनॉमी उस पर निर्भर करती है, लेकिन केवल वनों का रखरखाव चाहता है, ये बात हमारे पास में केवल की वजह से गलत हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट के साथ में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सभी संगठित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। सुनीता अपने, देखो यहाँ दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं। सुनीता अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल ही लेती है। और सभी संगठित ऑर्गेनाइज्ड पर्सन जो हमारे पास में होते हैं वो टाइम निकालते हैं रेस्ट के लिए। सुनीता भी टाइम निकाल लेती है रेस्ट के लिए, ठीक है, बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद। तो निष्कर्ष है सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, सुनीता एक मेहनती इंसान है, ठीक है। तो सुनीता समय निकाल लेती है तो एक संगठित व्यक्ति है। सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। तो बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, मतलब बेहद व्यस्त है तो बिजी मेहनती होगी, हम मानेंगे। सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ये भी हमको लेकर के चलना पड़ेगा। अति व्यस्त के बावजूद भी निकाल लेती है, तो संगठित व्यक्ति जो है वो आराम के लिए समय निकालते हैं। सभी जितने भी संगठित व्यक्ति हैं वो इसके लिए निकाल लेते हैं आराम के लिए समय। तो यहाँ दोनों के दोनों फॉलो होंगे। आगे चलें, अगला हमारे पास में देखिए, ऑल यहां दे रखा है परीक्षा में असफलता का कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अनियमितता यानी कि जो एब्सेंट रहता है वो परीक्षा में असफलता का कारण है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं और कुछ नियमित हैं, डेली भी जा रहे हैं, वो भी असफल हो जाते हैं। तो अब देखो, ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर, सभी असफल छात्र नियमित हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता निष्कर्ष। ऑल और दे दिया इसने यहाँ पर। ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, ये अगेन हमारे पास में यहाँ पे नहीं कह सकते। देखो हमें इतना पता है कि जो फेल होने वाले हैं उनमें से ज्यादातर रेगुलर नहीं आते, ज्यादातर, सभी के लिए नहीं कहा, ठीक है। और इररेगुलरिटी यानी कि लगातार नहीं आना कहीं ना कहीं फेल होने का मेन कारण होता है। और फेल तो वैसे रेगुलर भी स्टूडेंट होता है। तो यहाँ ऑल के साथ ये स्टेटमेंट दे दी है, तो इतना फैक्ट तो हमको यहाँ से क्लियर भी नहीं है और दे भी नहीं रखा, तो हम कहेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। अगला आ जाइए, घरेलू मांग स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस क्रूड ऑयल, ठीक है। जितना प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का उससे ज्यादा घरेलू डिमांड है। इस पे निष्कर्ष है कच्चे तेल का आयात करना होगा, घरेलू मांग कम होनी चाहिए। देखो घरेलू मांग को थोड़ी कम थोड़ी कर सकते हैं, किसी चीज की डिमांड है तो है, अब वो सप्लाई सरकार को करनी पड़ेगी अरेंज, उसके लिए तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहला तो हम लोग डेफिनेटली कहेंगे कि अगर इंक्रीजिंग डिमांड है, फास्टर है हमारे प्रोडक्शन से, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट यहां पर करना पड़ेगा। ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर फॉलो होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में, आजकल कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है।
कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। किसी देश की आवश्यकता की सभी चीजें उगाना और उत्पादन करना असंभव है। किसी देश की आवश्यकता की सभी चीजें उगाना और उत्पादन करना असंभव है। आजकल कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट इन दीज डेज। ठीक है, तो इतना आपको सत्य मानना है। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है मतलब उनकी जरूरत का जितना भी सामान है वो अकेले उसको नहीं उगा सकते। ठीक है, खुद के दम पे और अकेले उसको नहीं उगा सकते। और यहां दे रखा है किसी देश की आवश्यकता की सभी चीजें उगाना और उत्पादन करना असंभव है। ठीक है, तो असंभव है ये तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हाँ, किसी देश में अब तक पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने की, और वास्तव में ऐसा ही होता है। अब अमेरिका है, उनके तेल नहीं होता लेकिन तेल के कुएं बना बना के दुनिया से खरीद खरीद कर वो कुएं भरते जा रहे हैं, और उसको काम में और नहीं लेते कि दुनिया में सब जगह खत्म हो जाएगा तब हम काम में लेंगे, इसलिए बचा रहे हैं। ठीक है, उनकी सोच अलग है कि तेल उनके पौधा नहीं होता, जैसे यूएई में होता है, ईरान में होता है, वैसे उनके वहां पे तेल नहीं निकलता है। तो कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, वो भी हमारे क्या है, आत्मनिर्भर कोई सा भी देश नहीं है वास्तव में। आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए। कंट्रीमैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। ये हम नहीं कह सकते, सभी देश मेहनती हैं। चाइना है, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है कुछ ना कुछ बाहर से। ठीक है, बहुत पैसा और पूरी दुनिया को बेचता है अलग अलग सामान उसके बावजूद भी। ठीक है, इसका मतलब आलसी है ये जरूरी थोड़ी ना कुछ अगर बाहर से खरीदना पड़ रहा है, ये यहां से नहीं निकाला जा सकता। अगला आ जाइए, इन दिनों वीडियो लाइब्रेरीज बहुत फल फूल रही हैं। ठीक है, आमतौर पर लोगों में वीडियोस का क्रेज बढ़ रहा है। वीडियो लाइब्रेरीज आर फ्लोरिशिंग वेरी मच दीज डेज। आजकल बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो रही है, बहुत फल फूल रही है वीडियो लाइब्रेरीज। तो आमतौर पर लोगों में वीडियो का क्रेज बढ़ गया है, तो हमको मानना पड़ेगा बढ़ गया तभी फल फूल रही है। और सिनेमा हॉल में जाने के बजाय वीडियो पर उतनी चाहे उतनी फिल्में देखना बहुत सस्ता है। ठीक है, तो सस्ते और महंगे के बारे में हम नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ फीचर इनके ऐसे हो वीडियो लाइब्रेरीज के अंदर कि वो ज्यादा कुछ कवर हो पा रहा है, पैसा ज्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, इस तरह के कारण जो है वो वहां पर रहे हैं, और उस कारण से वीडियो लाइब्रेरीज जो हैं वो ज्यादा फल फूल रही हैं। तो ये भी रीजन हमारे पास में यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट चलें। सस्ते और महंगे के बारे में नहीं पता ना, हो सकता है महंगी हो वीडियो लाइब्रेरीज, लेकिन फिर भी लोगों को जाना पसंद है मूवी के बजाय। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट यहाँ पर फॉलो करेगा। अगला आ जाइए, किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है समाधान करना। अगर किसी समस्या से बचना है तो बचाव का यही तरीका, भैया उसको सॉल्व कर दो, समस्या चढ़े ही नहीं तुम्हारे सर पे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, उसको सॉल्व करके पटक दो ना, वो डाउट ही नहीं रहे आप लोगों का। ठीक है, तो यहां देखिए, योर लाइफ विल बी डल इफ यू डोंट फेस ए प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो एक डल लाइफ होगी। ठीक है, यदि आप समस्या का सामना नहीं करेंगे तो आप जीवन नीरस हो जाएगा। योर लाइफ विल बी डल इफ यू डोंट फेस ए प्रॉब्लम। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत डल हो जाएगी। ये तो यहाँ पे नहीं कहा गया। समस्याओं से बचने के लिए आपके पास में हमेशा कुछ समाधान होने चाहिए, ये बात सही है कि अच्छा समाधान यही है कि आप उसको सॉल्व कर दो, मतलब आपके पास समाधान होना चाहिए जिससे कोई समस्या आपको परेशान नहीं कर सके। ये यहाँ पे सीधा सीधा निष्कर्ष निकल रहा है। यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करेंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा। ऐसा तो जीवन का गुण या ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं बोला गया, तो ओनली सेकंड यहाँ पे फॉलो करेगा। आगे चले, अगला हमारे पास में, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, हमने मैच जीत लिया है। If all players play to their full potential, we will win the match. We have won the match. सारे प्लेयर अपने फुल पोटेंशियल से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। एंड वी हैव वॉन द मैच, और हम मैच जीत लिया है। आगे देखो, सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, सारे पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच को जीतेंगे, और फिर बोला है कि हम मैच जीत गए। ये दोनों स्टेटमेंट है, इनको अलग अलग टैकल करो आप। ये पहला स्टेटमेंट था एक तरीके से और ये दूसरा है। तो खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, अब इसने कहा था कि पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीत लेंगे। इसका मतलब हम ये यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेले, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। देखो ये नेगेटिव भी है, और दूसरा
अगर वो मैच जीते हैं तो जितना उन्होंने मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ओनली फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, आगे चले। अगला हमारे पास में, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल के मद्देनजर सरकार डीजल के मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ डीजल आफ्टर इमिनेंट स्प्रट इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में आसन्न उछाल के बाद सरकार डीजल की कीमत बढ़ाएगी। क्या दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल के मद्देनजर सरकार डीजल के मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। अभी जो वर्तमान नीति है डीजल के मूल्य की, उसकी समीक्षा करेगी, मतलब उस पर सोचेगी कि उछाल वगैरह चल रहा है। सोचने का मतलब है कि हमारे देश की स्थिति के अकॉर्डिंग वो विचार करेगी, इसको बढ़ाया जाए कि घटाया जाए। समीक्षा का मतलब ये नहीं है बढ़ाना ही है घटाना ही है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल के बाद सरकार डीजल की कीमत बढ़ाएगी नहीं, के बाद सरकार डीजल की कीमत नहीं बढ़ाएगी, कुछ नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, नाइदर ऑफ देम फॉलोस, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। बढ़ाएगी या घटाएगी भविष्यवाणी हो गई। क्या हम भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या यहाँ पे? ठीक है, सरकार का डिसीजन है, उनका निर्णय है, उनको उनके पास बजट है, उनको ये देखना है कि कौन कौन सी परियोजनाएं रन करनी है, उनको कितने पैसे की आवश्यकता है, तेल का मूल्य बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट चले। अगला हमारे पास में, कोई भी युवक जो विवाह के लिए दहेज की शर्त को बनाता है वह स्वयं को बदनाम करता है और नारीत्व का अपमान करता है। कोई भी व्यक्ति जो दहेज की शर्त बनाता है, दहेज की शर्त रखता है कि मुझे दहेज चाहिए, मुझे दहेज चाहिए, ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहता है तो वह स्वयं को बदनाम करता है। नहीं, वहां नेगेटिव नहीं था। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में आसन्न उछाल के बाद भी सरकार डीजल की कीमत नहीं बढ़ाएगी, और ऊपर था बढ़ाएगी। हाँ, फिर आइदर और हो जाएगा। आइदर और यानी कि या तो या की स्थिति है, या तो बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, या तो बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी, सरकार है और समीक्षा के लिए बोला है तो डेफिनेटली कुछ कुछ तो करेगी, यानी कि हम बोलेंगे आइदर और की सिचुएशन होगी। नेक्स्ट, कोई भी युवक जो विवाह के लिए दहेज की शर्त बनाता है वह स्वयं को बदनाम करता है और नारीत्व का अपमान करता है। विवाह में दहेज लेने वाले की समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए। जो लोग शादी में दहेज नहीं लेते हुए नारीत्व का सम्मान करते हैं। देखो, कोई भी चीज कही गई है तो उसका वाइस वर्सा सही होगा ये हम नहीं कह सकते। जो दहेज नहीं लेते हैं वे नारीत्व का सम्मान करते हैं, और जो दहेज ले रहा है वो क्या कर रहा है, नारीत्व का अपमान कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखो कहीं ना कहीं इसको हम बोल तो सकते हैं कि सीधा सीधा जो है हमारे पास कथन से निकलेगा कि समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए। जो लोग दहेज लेते हैं उसकी समाज के द्वारा निंदा की जानी चाहिए। तो नारीत्व का अपमान तो वो लोग कर ही रहे हैं, ऐसा हमारे पास में मेंशन्ड है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, देखो। विवाह में दहेज लेने वालों की समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। Any young man who makes dowry as a condition for marriage discredits himself and dishonors womanhood। नारीत्व का क्या करता है, अपमान करता है, और ड्योरी की कंडीशन रख के। तो those who take dowry in marriage should be condemned by society। सोसाइटी के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, कंडेम किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हमारे पास में सोसाइटी क्या करे ऐसा तो हमारे पास में इसमें मेंशन नहीं था। मतलब ये चीज यहाँ मेंशनड है क्या हमारे पास में, ये मेंशनड तो नहीं है कि सोसाइटी को क्या करना चाहिए उसके साथ में। इतना जरूर है कि कोई भी युवक विवाह के लिए दहेज की शर्त अगर बनाता है, ठीक है, दहेज की शर्त यहाँ बनाता है तो वह स्वयं को बदनाम करता है, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो अब देखो और क्या दे रखा है, जो लोग शादी में दहेज नहीं लेते वो नारीत्व का क्या करते हैं, यहाँ पे सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं ये तो हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते कि नारीत्व का सम्मान करते हैं। लेकिन इसके वाइस वर्सा कंडीशन है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर इसका विपरीत इसने बोल दिया कि अगर दहेज लेने वाला अपमान करता है तो नहीं लेने वाला जो है वो सम्मान करेगा, ये चीज हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं।
ठीक है, तो यहां देखो इसको हम फिर भी सही लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, सही लेंगे कि सेकंड जो है वो हमारे पास में यहां पर क्या करेगा, फॉलो करेगा। सेकंड हमारे पास क्या करेगा, फॉलो करेगा। और पहला थोड़ा सा डाउटफुल हमारे पास में है कि विवाह में दहेज लेने वाले समाज की निंदा की जानी चाहिए। एक तरीके से ये बात सही है, सत्य है, लेकिन एनी यंग मैन, कोई भी यंग आदमी, और सोसाइटी का मतलब होता है पूरे जितने भी हमारे व्यक्ति हैं उन सब के लिए लागू हो रहा है। तो सारे यंग आदमी, सारी यंग वुमेन सोसाइटी बना रही है, तो सोसाइटी को डिस्क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये बात तो अपने आप में सही है, बस सोसाइटी को भी कंडेम करना चाहिए जिस चीज जो राइटफुल चीज है उसको। तो डेफिनेटली ये निष्कर्ष के रूप में इस बात से हम लोग निकाल सकते हैं दोनों करेक्ट होने चाहिए। दोनों जो है वो हमारे पास में क्या होने चाहिए, करेक्ट यहां पर होने चाहिए। आइदर और नहीं, इसमें तो कैसे आइदर और होगा, इसमें तो आइदर और नहीं हो सकता, इससे पहले वाले में नहीं, इसमें तो आइदर और है। हाँ, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास में बॉम्बे और जाफरा के बीच सड़क मार्ग में से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र मार्ग से घटकर 280 किलोमीटर रह गई। बॉम्बे और जाफरा के बीच में 900 किलोमीटर की दूरी थी और समुद्र से जब जाने लगे तो 280 किलोमीटर रह गई। तो इससे ईंधन पे प्रति वर्ष 7.92 करोड़ की क्या होगी, बचत होगी। अब आ जाओ निष्कर्ष पे, समुद्र मार्ग से परिवहन सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता है। सस्ता या महंगा के बारे में तो हम नहीं कह सकते, ये निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, देखो सड़क से जा रहे थे 900 किलोमीटर, कितना, 900 किलोमीटर, और समुद्र से जा रहे हैं सीधा सीधा कितना, 280 किलोमीटर, और बचत हो रही है यहां पे 7.92 करोड़ की एक साल के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ईंधन के ऊपर इतना पैसा बच रहा है, लेकिन कब बच रहा है, जब 900 की जगह 280 किलोमीटर चलना पड़े। ठीक है, अब 280 किलोमीटर चल रहा है तो पर किलोमीटर सस्ता है या नहीं, ये चीज तो हमें नहीं पता ना। हो सकता है पर किलोमीटर यहां पे जो है आपको 50 रुपए पड़ रहे थे, तो टोटल खर्चा आपका एक बार में 45,000 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर जो है वो आपको 100 रुपए पड़ रहा है, और 100 रुपए पड़ने के बाद भी 28,000 का ही खर्चा हो रहा है, तो ये सस्ता है। लेकिन पर किलोमीटर प्राइस तो डबल है, तो ये चीज हम नहीं कह सकते कि सस्ता होगा। महंगा होने के बावजूद भी कम कॉस्ट है, क्यों, क्योंकि छोटा रास्ता है। अगला, अधिकतम सीमा तक बचत होनी चाहिए ईंधन की, ये बात तो सही है। ईंधन की बचत के लिए ही इन्होंने 7.92 करोड़ की बचत हो रही है, इसीलिए समुद्र का रास्ता चुना, तो ये बात सत्य है। तो ओनली सेकंड यहां फॉलो करेगा। नेक्स्ट आओ। अगला, मृत्यु कोई कैलेंडर नहीं रखती। मृत्यु जो है, डेथ कोई कैलेंडर नहीं रखती, भाई इसको इस दिन उठाना है, इसको इस दिन उठाना है। कर्म है आपके, किस दिन जाना है आपको। देखिए, मनुष्य को एक दिन अवश्य मरना है। डेथ कैन कम एट एनी टाइम। कैलेंडर नहीं रखती, इसका मतलब सीधा सीधा है डेथ कैन कम एट एनी टाइम, और मैन मस्ट डाई वन डे। ठीक है, कि हर आदमी जो है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना है। अब देखो, ये एक ऐसा डायलॉग है, ए वाला, फर्स्ट वाला हमारे पास में, ठीक है, ऐसा डायलॉग है जो आप कह सकते हो कि मैन जो है वो अवश्य मरेगा। ये चीज हमारे पास में क्या है, सत्य यहां पर होती है कि मनुष्य को एक ना एक दिन मरना है। लेकिन क्या ये यहां से आ रहा है क्या निष्कर्ष, ये आपको सोचना है कि यहां से हमारे पास में ये निष्कर्ष आ रहा है क्या, जो हमारे पास में कथन के अंदर दे रखा है, क्या इसको सत्य मान के ये चीज आपके पास में लाई जा सकती है। ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि मैन मस्ट डाई वन डे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ तो मेंशन नहीं किया। मृत्यु कैलेंडर नहीं रखती, कैलेंडर नहीं रखती मतलब किसी को भी मौत कभी भी आ सकती है। ये एक तरीके से आपके पास में कहावत के तौर पे है। क्या है, कहावत, एक तरीके से आपके पास में यहाँ पर कहावत के रूप में ये आपके पास में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कहावत से ये हमारे पास में सीधा सीधा मतलब जो है इस प्रकार का आपके पास में यहाँ पर नहीं निकल रहा है। कहावत से ये हमारे पास में यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं निकल रहा। ये बात तो सही है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि भाई बात गलत हो, ऐसा हमारे पास में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैन मस्ट डाई वन डे, एक ना एक दिन सबको जरूर मरना है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, कोई कैलेंडर नहीं रखती, सबको मौत आनी है। ठीक है, तो हम जा सकते हैं इसके साथ में डेफिनेट सी, क्योंकि है तो करेक्ट ही है, तो क्या है, दोनों के दोनों करेक्ट है।
और कहावत देखो, कहावत के सेंस में हमेशा आप ये सोचो कि वही शब्दों से कुछ ना कुछ निकल के आए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये निष्कर्ष कहीं ना कहीं एक ही सेंस के हैं। और जब भी ये कहा जाता है कि मृत्यु कोई कैलेंडर नहीं रखती, तो दोनों मतलब आपके दिमाग में जाते हैं, भाई एक सबको एक ना एक दिन जाना है, और दूसरा मौत कभी भी आ सकती। नेक्स्ट अगला हमारे पास में, भारत में शीर्ष 10 परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। कि जो 10 परिवार हैं, सबसे अमीर 10 परिवार, जैसे अंबानी, अडानी, ये सब, उनके पास में 35% पैसा है सबके बराबर का। उनके अलावा 1,40,00,000 लोग हैं, 140 करोड़, सॉरी 1,40,00,000 तो बहुत कम हो गया एक शहर की जैसे। 140 करोड़ लोग हैं, उनके पास मिला के 65% है, और उन दो के पास 35% है। ठीक है, तो इन्होंने 10 परिवारों की बात करी है, जैसा यहाँ पे है। तो निष्कर्ष देखो, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, आबादी के कुछ हिस्सों में धन का संकेंद्रण होता है, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है। तो ये तो कहीं ना कहीं सही है, सीधा सीधा निकाला जा सकता है। पहले के बारे में बताओ, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, ठीक है, और तेजी से बढ़ती है, आबादी के कुछ हिस्सों में धन का संकेंद्रण होता है। कुछ लोगों के पास में धन जो है वो ज्यादा होता है, कुछ के पास में ये चीज क्या हो जाती है, कम रह जाती है। ठीक है, तो धन का संकेंद्रण होता है आबादी के कुछ हिस्सों में। तो ये तो हम नहीं कह सकते, इन्होंने गिने चुने 10 परिवारों की बात करी है, यहाँ पे क्या करी है, 10 परिवारों की बात यहाँ पर करी है। तो हम केवल और केवल जाएंगे किसके साथ में, सेकंड के साथ में, कि राष्ट्रीय आय का वितरण यहाँ पे सही तरीके का आपके पास में नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम निश्चित तौर पे यहाँ पे नहीं कह सकते। ठीक है, कि निश्चित तौर पे इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आगे चले, अगला हमारे पास में XYZ पार्टी के अध्यक्ष ने संकेत दिया कि विधानसभा के 25 स्वतंत्र एमएलए किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के विभिन्न विकल्पों पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। XYZ कोई पार्टी है और उसने संकेत दिया कि विधानसभा के 25 स्वतंत्र सदस्य एमएलए किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के विभिन्न विकल्पों पे गंभीरता कर रहे हैं। जैसे होता नहीं है क्या, पिछले 2 साल में तो 2 सरकारें गिरी भी हैं, जैसे एमपी की और दूसरे एक स्टेट की। तो कुछ एमएलए अगर दल बदल के दूसरी जगह पहुंच जाए, तो सीधी सी बात है, जिस पार्टी के पास ज्यादा एमएलए हैं जीते हुए, वो रूल करेगी। ठीक है, तो 25 इंडिपेंडेंट एमएलएस विल ज्वाइन XYZ पार्टी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 25 निर्दलीय विधायक कुछ ही समय में XYZ पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, ये शामिल होंगे, विचार कर रहे हैं गंभीरता से, गंभीरता से क्या कर रहे हैं, विचार यहां पे कर रहे हैं, तो शामिल होंगे। अगला बोल रहा है कि 25 निर्दलीय कुछ ही समय में किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होंगे। द 25 independent MLA will join some other political party in a short period of time. देखो, यहां हमारे पास या तो XYZ पार्टी को ज्वाइन करेंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जीते हुए एमएलए हैं तो ज्वाइन तो करना है कहीं ना कहीं। तो यहाँ इन दोनों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दोनों के बीच में हम क्या लगा सकते हैं, आइदर और। क्या लगा सकते हैं, आइदर और, कि या तो XYZ पार्टी में ही वो ज्वाइन हो जाएंगे। विधानसभा के 25 स्वतंत्र एमएलए की बात हो रही है, जो XYZ के भी नहीं है। वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के विभिन्न विकल्पों पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं, यानी कि उनको ज्वाइन होना है तो XYZ में भी हो सकते हैं और XYZ के अलावा दूसरे ग्रुप में भी हो सकते हैं। आइदर और हम लगा देंगे इसमें कि भाई किसी में तो होंगे ही। सी, नेक्स्ट आओ, जो लोग दहेज के खिलाफ बहुत अधिक बोलते हैं वे लोग जिन्होंने इसे स्वयं लिया है। पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट डोरी आर दोज हु हैड टेकन इट देमसेल्फ। जिन्होंने खुद दहेज लिया है ना, वही सबसे ज्यादा समाज में बोलते हैं कि दहेज मत लो, दहेज मत लो। ठीक है, तो निष्कर्ष की बात करें, इट इज इजियर सेड देन डन। ठीक है, कहना आसान है करने से, तो ये तो यहां से निकाला जा ही सकता है। अगर ज्यादातर लोग जो खुद दहेज लेकर दहेज के बारे में दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं तो कहना आसान है। पीपल हैव डन स्टैंडर्ड्स, लोगों का दोहरा मापदंड है, ये भी यहां से निकल रहा है।
कह अलग चीज रहे, कर कुछ और रहे, यानी कि दोहरा मापदंड उनका है। यहां हम कहेंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर फॉलो करेंगे, दोनों के दोनों यहां से फॉलो करेगा। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में, यह संसार ने तो अच्छा है नहीं बुरा, प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना संसार बनाता है। फिर से कहावत टाइप में आप लोगों से इसको पूछ लिया, किसमें पूछ लिया, कहावत के रूप में। देखिए कुछ लोगों को ये दुनिया काफी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया बहुत बुरी लगती है। अब हमें पता है इन दोनों में क्या लगेगा, आइदर और। अपने लिए अपना संसार बनाते हैं, न तो अच्छा है न बुरा, संसार बनाता है अपने लिए, अपने लिए संसार बनाता है, मतलब जैसा उसका माइंडसेट वो बनाएगा वैसे उसको दुनिया अच्छी या बुरी लगेगी। तो या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, दोनों में से एक चीज होगा। तो हम जाएंगे किसके साथ में, आइदर और के साथ में यहां पर जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में होगा कोर्स ऑफ एक्शन, जो अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एनटीपीसी मेंस में, आप लोगों के एएलपी के एग्जामिनेशंस में, बैंकिंग एग्जाम के अंदर, पीओ और क्लर्क के एग्जाम के अंदर, हर एक एग्जाम में सवाल आते हैं इसके ऊपर। ठीक है सर, कोर्स की कितनी क्लासेस और होंगी? ठीक है, अभी तो नॉन वर्बल और होने वाला है और लॉजिकल के कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं। इस महीने के एंड में तक, जैसा मैंने कहा था, ठीक है, उन डेट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। इस मंथ के एंड में ये खत्म हो जाएगा, मतलब आप ये मान लो कि मुश्किल से शायद एक दो क्लासेस हम नेक्स्ट मंथ में लेकर के चलें, वो भी इसलिए क्योंकि एक महीने का समय है। ठीक है, और उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट, और टेस्ट के साथ में यूट्यूब पे मॉक्स। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे मॉक्स आएंगे, और ऐप पे आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर के आऊंगा। ठीक है, और टेस्ट मेरा प्रयास है कि ज्यादा अच्छे लेवल पे आप लोगों के लिए मैं पेपर सेट कर रहा हूँ। जिस तरह के पेपर एक्सपेक्टेड हैं वैसे, तो आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर सकें। जो मेरे साथ में जुड़ा है उसको बेस्ट लेवल पे प्रैक्टिस मैं दूंगा। ठीक है, जैसा मेरा हमेशा से प्रॉमिस रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी एक महीने में जो क्लासेस की या फिर कुछ और चीजों की आपको आवश्यकता होगी, तो ऐसी क्लासेस मैं ऐड कर दूंगा कोर्स में, तो वो आपको डेफिनेटली देखते हुए चलना है। ठीक है, इनके जैसा मैंने कहा, डीपीपीस की बात करें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बात करें, तो इन सारे टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी ऐड होंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज भी ऐड होंगी और सेक्शन वाइज भी होंगी। जैसे लेटर बेस्ड रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको मिल गई, नंबर बेस्ड रीजनिंग की प्रैक्टिस मिल गई। ठीक है, इनके टेस्ट भी आपके पास में रहेंगे। टेस्ट जो रहेंगे वो सेट वाइज रहेंगे, कंप्लीट रीजनिंग के ऊपर आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगला पूरा महीना आपका प्रैक्टिस का रहेगा। ये आपका सिलेबस जो है वो इस महीने के एंड में खत्म है, और हो सकता है एक दो तीन क्लासेस ज्यादा लेनी पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ क्लासेस और हैं आप लोगों की, आप ये मान सकते हो 8 से 10 क्लासेस और आपकी होने वाली। हर एक टॉपिक को इतने अच्छे लेवल पे कराऊंगा कि दोबारा आपको उसके अंदर डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इन टॉपिक्स की भी प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोगों की चलेगी। सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू। अरे रुक जा।